वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी सिमरन जहानी। तो 10 स्टूडेंट्स जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वन शॉट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे दूसरी वाली बुक भी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो कितने मेरे भाई बहनों ने फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर दिया? सबसे पहले लाइव चैट में एंड कमेंट सेक्शन में पहले बता दो फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीटेड। यू हैव टू राइट इट, फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीटेड, फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीटेड। तभी इस वाली क्लास को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है? जल्दी से बताओ किस किसने फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली है, एंड अगर नहीं करी है तो आफ्टर दिस क्लास ऑब्वियसली मैंने लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पूरी की पूरी बुक को कंप्लीट कर देना सिर्फ 2 से ढाई घंटे के अंदर। मैंने एक एक चैप्टरों को ना तुम्हें ना ऐसे सोचना जैसे पानी में घोल के ग्लूकोज पीते ना एनर्जी की तरह, एनर्जी के लिए तुम्हारे को मैंने घोल के पिला दिए पूरे के पूरे चैप्टर्स, ठीक है? तो गाइस आज ऐसे ही इन वाले चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के। एंड सबसे बड़ी दिक्कत बीइंग अ क्लास 10 स्टूडेंट, अभी तुम्हें क्या है दीदी, मेरा पेपर बहुत जल्दी आ रहा है, इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने के बावजूद मेरे को नोट्स समझ में नहीं आ रहे और मुझसे आंसर फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अब इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स को ध्यान से सुनो, स्टोरी समझ लो, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है। पीडीएफ लिंक देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लिंक मैंने तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर दिया है गाइस, ठीक है? जिन बच्चों को ऑलरेडी पता लगेगा दीदी टाइम वेस्ट मत करो, बट जिनको अभी आए इस चैनल पे अभी ये वाले लाइव में, तो बता रही हूँ आपको, मैंने पीडीएफ बना दिया गाइस। और जो वो नोट्स है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी उसके अंदर लिख दिया और बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज का जिससे आप आंसर ना बना पाओ। मैंने खुद बैठ के जो है बहुत ईजी इंग्लिश के अंदर, ऐसी इंग्लिश के अंदर जिसको आप अगर आंसर फॉर्मेशन में यूज करो आपको नंबर मिलेंगे, पीडीएफ बना दिया है। सारे के सारे चैप्टरों का, एक एक चैप्टरों की समरी मैंने खुद बैठ के लिखी है, उसे प्रिंट करवा के आपका पीडीएफ बनवा के जो है अपलोड कर दिया ड्राइव पे। तुम बस अपना उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लो और जो 10 क्वेश्चन का मैंने पैक दिया है आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। आफ्टर स्टडिंग द चैप्टर बस वो 10 क्वेश्चन करने और एक बार चैप्टर की समरी पढ़ लेनी है। उसके अलावा भाई किसी कोने से क्वेश्चन आ जाए बुक के, कोई डायलॉग बेस्ड आ जाए, थीम बेस्ड आ जाए, आर्टिकल आ जाए, हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे विद दो समरी एंड 10 क्वेश्चन पैक, और ये मेरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो इसी के साथ बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज शुरू करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक को। ये ट्रिकी वाले चैप्टर से स्टार्ट हो गया हमारा, बुक दैट सेव्ड द अर्थ पे खत्म होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं करा है तो, ऐड कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी बता दो कि आज कौन कौन से बच्चे पढ़ने आए हैं। लाइव चैट में नहीं, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में अपना नाम आपको बताना है, क्योंकि जब हमारा पेपर का रिजल्ट रिलीज होगा तब हम जरा टैली करेंगे तुम में से कितने बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। स्कूल नेम भी बता देना। चलिए शुरू करते हैं हम ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाले चैप्टर से। ओके गाइस, तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से हम शुरू करें। सबसे पहले ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के जो चैप्टर के राइटर है उनका नाम आपको लाइव चैट में भी बताना है और कमेंट सेक्शन में भी बताना है। जल्दी पहले ये बताओ, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कौन है। जेम्स हैरियट जो है वो इस चैप्टर के राइटर है। ये चैप्टर बहुत ही आसान सा है, सिंपल मैं स्टोरी बता रही हूँ। इस चैप्टर में एक डॉग है, ठीक है? छोटा सा डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। छोटा होने के साथ साथ ये बहुत ही मोटा ताज़ा सा है और ये एक बहुत ही अमीर फैमिली को बिलोंग करता है। ट्रिकी जो ये डॉग है, इसकी मालकिन का नाम है मिसेस पम्फरी, और वो ना इसको अपने लाडले बेटे की तरह ट्रीट करती है और हर समय इसे खिलाती रहती है। इतना मोटा हो चुका है ये ट्रिकी कि इससे चला भी नहीं जाता। अब एक दिन डॉक्टर हैरियट देखते हैं इसकी हालत और इसकी मालकिन को कहते हैं, जी मैडम जी आप जरा इसका ध्यान रखिए वरना इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। बट वो तब भी नहीं सुनती है, उसे बहुत कुछ खिलाती रहती है, चॉकलेट, केक और पता नहीं अंडे, इतने बहुत कुछ खिलाती है। मानती नहीं उनकी बात को। एक दिन इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो वो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, हमारे चैप्टर के राइटर भी है, इस ट्रिकी को उठा के अपने क्लिनिक में ले जाते हैं। कहते हैं इसकी तो मैं ऑपरेशन करूँगा, इसकी सर्जरी करूँगा, ठीक है? अब इसको वो ले जाते हैं ट्रिकी को अपने क्लिनिक के अंदर और वहाँ जाके कोई ऑपरेशन नहीं करते इसका, इसे बस 15 दिन स्ट्रिक्ट डाइट पे लगते हैं। स्ट्रिक्ट डाइट भी क्या गाइस, ढंग का खाना खिलाते हैं। ये नहीं कि भैया उसको ठुसाते रहो दिन रात, कभी एग्स खिला रहे हो, कभी चॉकलेट हॉर्लिक्स पिला रही हैं रात को, वो कभी फिश का जो ऑयल होता है वो पिला रही है, जिसकी उसको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिंपल उन्होंने उसे पानी दिया, एक ढंग का खाना दिया, बाकी डॉग्स के साथ खेलने दिया, और वो 15 दिन के अंदर जो इतना मोटा सा ट्रिकी था वो बिल्कुल ही बढ़िया सा एक फिट और मसल वाला सा हमारा डॉग बन गया। 15 दिन बाद वो अपनी चमचमाती हुई गाड़ी में, बिकॉज शी इज़ अल्ट्रा रिच, आती हैं और ये ट्रिकी उनके साथ वापस चला जाता है। ये सिंपल सा हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर की थीम ये है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो लाड प्यार में उनको, ये नहीं कि आप बिगाड़ दो उन्हें ऐसे या आप उनकी तबीयत खराब करनी शुरू कर दो खिला के। दिस इज द सिंपल थीम ऑफ द चैप्टर। अब डिटेल्स पे थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं कि भाई क्या क्या ट्रिकी को खिलाती थी, कैसे ट्रिकी को जो है वो ऑपरेशन थिएटर तक लेके गए जैसे उनको बोला था, ठीक है? मनाना बहुत मुश्किल था ना मालकिन को, वो तो कह रही मैं रहूंगी नहीं अपने डॉग के बिना एक दिन भी। तो 15 दिन को कैसे लेकर गए, नाउ वी विल जो क्या कहेंगे उसे गौर फरमाएंगे हम अपना डिटेल्स के ऊपर। चैप्टर की आपको समरी छोटी सी ओवरव्यू पता चल गया है। अब ये जो मैंने लाइंस लिखी हैं इनके लिए कॉपी उठा के ले आओ, एंड इनको जैसे ये नहीं कि भाई कॉपी पेस्ट डायरेक्टली आप लिखना शुरू कर दो,
कुछ कुछ कीवर्ड्स लिख लो, जैसे डॉक्टर हैरियट शॉक लिखो और नीचे लिख लेना दैट क्या क्या उन्होंने ट्रिकी को किस हालत में देखा। जैसे मैंने ये लिखा है ना, ब्लड शॉट, र्यूमी आइज, ठीक है, स्टेयर ब्लैंकली, हिज टंग हैंग्स आउट। ये 3-4 कीवर्ड आपको लिख लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में आएगा आपको क्वेश्चन, बताओ ट्रिकी की अपीयरेंस कैसी थी जब हमारे अंकल जी ने, कौन, हमारे जेम्स हैरियट जी जो वेट है, जानवरों के डॉक्टर, उन्होंने उसे देखा था मैडम पम्फरी के साथ में। तो आप लिख दोगे ही वॉज लुकिंग फैट, नंबर नहीं मिलेंगे। ये 3 कीवर्ड्स इंक्लूड करो, ब्लड शॉट, र्यूमी आइज, ब्लैंकली, टंग हैंग आउट, ठीक है, कि वो इतना थका हुआ था कि जीभ भी बाहर निकल रही थी, ठीक है। तो ये कुछ एक्सट्रीमली फैट, तो ये कीवर्ड्स नोट डाउन करते रहो बस। ये थोड़ी मैंने समरी का पीडीएफ दे दिया तो खाली उसे पढ़ने सब कुछ हो जाएगा, उसके साथ में अभी ये वीडियो देखते हुए रिटन प्रैक्टिस करते रहो। आंसर फॉर्मेशन ना ऐसे आंसर बनाओगे कि एग्जामिनर 101 ना दे दे तुम्हारे को, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है हमारा चैप्टर, डॉक्टर हैरियट जो एक वेटरनरी सर्जन है, वो शॉक हो जाते हैं जब वो ट्रिकी को देखते हैं, एक छोटे से पेट डॉग को स्ट्रीट पे ये वॉक करते हुए जा रहा होता है अपनी वेल्दी मैडम के साथ में, जो इसकी मालकिन है, उनका नाम क्या है, मिसेस पम्फरी। मिसेस पम्फरी की जो नाम है वो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में सैम करो, ठीक है, उनकी नाम की स्पेलिंग मिसेस पम्फरी, मिसेस पम्फरी, ठीक है। कई बच्चे इसकी स्पेलिंग एग्जाम में गलत लिखाते हैं, मुझे इतनी मिस्टेक्स पता है, मैंने इतनी शीट्स जो है बच्चों से पूछा है कई बार, तो मुझे पता है ये जो नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है इस पे नंबर कट जाएंगे फिर आपके गलत लिखो, ये नाम की स्पेलिंग लर्न करो। अब ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा मोटा था, जब उन्होंने उसको देखा एक्सट्रीमली फैट था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूला हुआ सॉसेज जो होता है ना उसको फुला दियो, बिल्कुल ऐसा जो है ट्रिकी दिखाई दे रहा था। साथ ही के साथ में उसकी आइज ब्लड शॉट थी, यानी कि लाल हो रखी थी, मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं थी। र्यूमी थी, र्यूमी मतलब क्या, वाटरी, पानी निकल रहा था आंखों में से, और वो ब्लैंक स्टेयर दे रहा था उनको, और जीभ भी बाहर निकल रही थी, हाफे जा रहा था। अब मिसेस पम्फरी एक्सप्लेनेशन देती है, यानी कि जैसे डॉक्टर हैरियट उसकी हालत देखते हैं और ऐसे देखते मैडम क्या क्या हो गया ऐसे, ठीक है, तो मिसेस पम्फरी एकदम से एक्सप्लेनेशन देना शुरू करती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो सही हालत में नहीं है। सो मिसेस पम्फरी एक्सप्लेन दैट ट्रिकी हैज़ बीन लिस्टलेस एंड लो ऑन एनर्जी। अब इन मिसेस पम्फरी की दिक्कत क्या थी, इन्हें हमेशा ये लगता है कि ये जो मेरा बच्चा ट्रिकी है, शी ट्रीट्स ट्रिकी लाइक हर चाइल्ड ओनली, ठीक है, तो उनके लिए वो डॉग है, मेरा बेटा है वो। तो कह रही मेरे को लगता है कि ये लिस्टलेस है, लिस्टलेस मतलब इसमें एनर्जी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे आजकल ज़्यादा खिलाना शुरू कर दिया है। मुझे तो लगता है इसमें ताकत ही नहीं बची है, तो बेचारा बहुत ही ज़्यादा मैल न्यूट्रिस्ट है, इसको तो बहुत न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो इसे खिलाती रहती है। शी बिलीव्स ट्रिकी इज़ मैल नरिश्ड। भाई साहब उसकी हालत देख के पता नहीं चल रहा ओवरवेट हो गया है वो, नहीं, इन्हें लगेगा भाई मेरा बच्चा तो बहुत कमज़ोर हो गया, इसलिए मैं खिलाती हूँ। अब क्या क्या खिलाती हैं ये याद रख लो, जेलस मत हो ना, याद करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा मीट खिलाती है, माल्ट खिलाती है, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, ये सब उसे खिलाती रहती है। और जो है जब वो पूछते हैं कि स्वीट थिंग्स, यानी कि जो मीठी मीठी इनको चॉकलेट्स देती हो वो कम करी, तो वो उसको भी कहते हैं एक आध दिन को करी थी, बट फिर ये मुझे ऐसी शक्ल बना के मांगता है तो मैं रुक नहीं पाती हूँ, आई हैव टू गिव। देन हमारे डॉक्टर जी ये भी पूछते हैं कि अच्छा एक्सरसाइज करा रही हो, तो ये एक्सक्यूज़ क्या देती हो, जो हमारा गार्डनर है उसकी कमर में दिक्कत आती है तो एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है इसकी, ऐसी छोटी छोटी मेरे साथ में वॉक कर लेता है। डन। अब जो है क्या होता है, हमारे डॉक्टर उनको जो है एक स्ट्रिक्ट एडवाइस देते हैं कि मैम आपको इसका शेड्यूल सही करना होगा, इसकी डाइट सही करनी होगी, वरना इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएंगी। वो कहते हैं ठीक है मैं पक्का फॉलो करूँगी। बट हमारे डॉक्टर साहब को पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये ट्रिकी को वैसे ही खिलाते रहेंगे और एक दिन बहुत बुरी तबीयत खराब ट्रिकी की होगी। सो मिसेस पम्फरी promises to follow डॉक्टर हैरियट्स एडवाइस, बट यू नो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। अब अ फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिन बाद, तुम्हें पता है ना ये सब होने वाला है, बट अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो। अ फ्यू डेज लेटर मिसेस पम्फरी कॉल करती है पैनिक में और कहती हैं दैट ट्रिकी ने अब कुछ भी खाने को मना कर दिया है, हैज़ बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। अब ये लर्न करो लाइन, ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम शुरू हुई, ही रिफ्यूज टू ईट, हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग कर रहा था, एंड वॉज लेथार्जिक, यानी कि बिल्कुल ही लेजी सा पड़ा रहता था। डॉक्टर हैरियट अब डिसाइड करते थे ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना होगा फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए। इन्होंने पहले से प्लान बना रखा था कि अब अगर फोन आया ना ट्रिकी की तबीयत खराब है तो इसे इस घर से बाहर निकालूंगा मैं, तभी ये बच्चा सही होगा। नाउ मिसेस पम्फरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ये सोच के कि 15 दिन मेरा बच्चा मेरे से दूर रहेगा, बट डॉक्टर हैरियट जाते हैं इनके घर में अपनी गाड़ी लेके और ट्रिकी को उठा के ले जा रहे होते, जी मैम मैं तो ले जा रहा हूँ इसको, ओके जी। नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो ट्रिकी को रिसीव करने जाते हैं, लेने जाते हैं क्लिनिक के लिए, वहाँ उनके घर में क्या हो रहा था, उनके घर में थे ढेरों नौकर चाकर, तो वो सारे नौकर चाकर को काम पे लगा देती है। कोई ट्रिकी के कोई बेड उठा रहा है, रात के सोने वाला बेड, दिन के सोने वाला, सारे बर्तन उठा रहा है, टॉयज़ उठा रहा है, कोट्स उठा रहा है, और हमारे डॉक्टर साहब की गाड़ी में वो लोग भर रहे थे, ठीक है जी। अब ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ट्रिकी पहुँच गया हमारा
क्लिनिक के अंदर। जिस दिन ट्रिकी को वो क्लिनिक में लेकर जाते हैं हमारे डॉक्टर, तो वो जो है सारे के सारे जो क्लिनिक के डॉक्टर्स थे आके ट्रिकी को सूंघते हैं और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते उसके अंदर और चले जाते हैं। अब डॉक्टर साहब ट्रिकी के लिए कोई लैविश बेड यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेते हैं और उसमें ट्रिकी को रख देते हैं। देन ऑन द स्टार्टिंग 2 days, यानी कि स्टार्टिंग के 2 days ट्रिकी वॉज ओनली गिवन वाटर। स्टार्टिंग के 2 दिनों में ट्रिकी को बस पानी पिलाया, फिर धीरे धीरे ट्रिकी की रिकवरी होनी शुरू होती है। 3rd डे पे ट्रिकी का इंटरेस्ट आता है सराउंडिंग में। अब ट्रिकी सोचता है तीसरे दिन पे कि अरे मैं कहाँ गया, ये तो मेरा बंगला नहीं है, ये तो कोई और जगह है। बट वो सोच के ये परेशान नहीं होता क्योंकि देख रहा था वो बाकी डॉग्स थे इतने सारे वहाँ पे, ठीक है। ही स्टार्ट्स फॉलोइंग देम अराउंड, बाकी डॉगीज के पीछे पीछे जाने लगता है वो, और थोड़ा थोड़ा एनर्जी आ रही थी अब ट्रिकी के पास वापस, ठीक है। अब जब खाने का समय होता है तो ट्रिकी को उस दिन भी ये कोई खाना स्टार्टिंग में नहीं देते हैं। ट्रिकी जो खाली बर्तन बाकी डॉग्स के पड़े हुए थे उन्हीं को जाके थोड़ा सा वहाँ पे जो खाना बचा हुआ था उसी को लिक कर लेता है कि भाई इसमें से थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। कहाँ बेचारा वो क्या क्या खाता था, आज उसको हल्का सा वहीं उन्हीं के बर्तनों में से पड़ा वो खा लेता है, ठीक है। बट वो धीरे धीरे अब ट्रिकी बाकी डॉग्स के साथ रनिंग भी करने लग गया, खेलने भी लग गया। इवन जो चूहे घूमते थे उनके जो है गार्डन में क्लिनिक के, उन्हें भी पकड़ रहा था ये ट्रिकी, ओके जी। ऐसे धीरे धीरे ट्रिकी की सर्जरी चल रही थी। तो दिस इज़ व्हाट सर्जरी है ये ट्रिकी की। उन्हें तो लग रहा है इनकी मम्मी को ट्रिकी की मिसेस पंपरी हो कि पता नहीं कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ इस टाइप का ऑपरेशन चल रहा था ट्रिकी का। नाउ मीनवाइल जब ये सब हो रहा था देन ऑब्वियसली ट्रिकी के लिए एक नया बोल मंगाया गया और उसे भी नेक्स्ट डे से खाना मिलना शुरू हो जाता है। नाउ मिसेस पंपरी जो है, जितने समय ट्रिकी वहाँ पे था मिसेस पंफरी कॉन्स्टेंटली कॉल लगाती रहती थी ये पूछने के लिए कि ट्रिकी के कौन सा कुशन पैर लगाया है, आज उसके पैरों के नीचे कौन सा कोट पहनाया है, क्या है, उसकी तबीयत कैसी है एंड ऑल दैट। एंड डेली बेसिस पे जो सारा खाना वो घर पे ट्रिकी को खिलाती थी वो अब उन्होंने पहचाना शुरू कर दिया क्लिनिक पे, और बूफे पार्टी होने लग गई हमारे वेट सर्जन की अपने क्लिनिक पे। वो जितना भी खाना भिजवाती थी ट्रिकी के लिए वो कहते थे कि हाँ ट्रिकी की तबीयत ठीक हो रही है, और वो खुद ही खा जाते थे उसको, ठीक है। तो नाउ डॉक्टर हैरियट्स कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगने लगा, अब क्या क्या खाने को आता था जरा पहले ये भी बता दूँ। बहुत सारे एग्स आते थे, डजन्स 12 अंडे आते थे, फिर वाइन आनी शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे ब्रांडी आनी शुरू हो गई, इतना सारा बढ़िया बढ़िया खाना आता था। कहते दिन रात हमारा तो बिल्कुल ऐसा पार्टी वाला माहौल हो गया था हमारे क्लिनिक के अंदर। एंड अब धीरे धीरे गाइस ट्रिकी ठीक होने लगता है, ट्रिकी की तबीयत ठीक होने लगती है क्योंकि उसे वो सब खाना नहीं खिलाया गया ना, और एक्सरसाइज कराई गई, सिंपल फूड खिलाया गया। अब डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि 15 दिन होने ही वाले थे, मुझे लग रहा था यार इसे ना परमानेंट गेस्ट ही रख लेता हूँ, रोज़ इतने सारे एग्स आएंगे, वाइन आएगी, ब्रांडी आएगी, तो ये सब चीज़ें मुझे लालच लग रही थी कि जब तक ट्रिकी है तो हमें तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलता ही रहेगा। बट आफ्टर 2 weeks उन्हें पता था कि मालकिन बहुत परेशान है, तो वो उनको फ़ोन करके कहते हैं कि ट्रिकी वॉज फुली रिकवर्ड। कुछ ही देर के अंदर वो आ जाती है अपनी गाड़ी लेके जो है ट्रिकी को रिसीव करने। अब मिस्टर हैरियट जो है उन मैडम के पास जाते हैं और कहते हैं आप यहीं बैठो, मैं ट्रिकी को लेकर आता हूँ। नाउ जिस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको देखना है, नाउ ट्रिकी वॉज स्लिम एंड फिट, रन्स एनर्जेटिकली। अब ये देखो कितना फर्क हो गया, पहले ब्लड शॉट रूमी एज ब्लड सॉसेज जैसा था, अब वो स्लिम हो गया था, फिट हो गया था और एनर्जेटिकली रन कर रहा था बाकी डॉग्स के साथ। और ट्रिकी को उठाते हैं और उसकी मालकिन के पास ले जाते हैं। मालकिन को देखते ही वो भाग के उनके पास जाता है और उन्हें प्यार करता है, एंड गाड़ी चल जाती है। एंड हमारे जो है मिसेस पंफरी ट्रिकी को लेकर जा रही होती है। अब जब वो उसे लेकर जा रही होती है एट दी एंड वो जो है गाड़ी के शीशे में से बाहर देखती है और कहती है मिस्टर हैरियट दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यानी कि उन्हें क्या लग रहा है कि कोई ऑपरेशन हुआ था और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। ट्रायम्फ मतलब क्या होता है, जीत जाना, ठीक है, या कोई चीज़ सक्सेसफुल हो जाए। सो व्हाट शी इज थिंकिंग कि भाई इसकी तो कोई सर्जरी करी थी और वो बहुत अच्छी हो चुकी है। बट कोई सर्जरी थी क्या? नहीं, सर्जरी नहीं थी, सिंपल उसको एक अच्छा डाइट दिया गया, नॉर्मल डाइट दिया गया, उसे ओवर फीड नहीं करा गया एंड एक्सरसाइज कराई गई। ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपने सारा का सारा चैप्टर को, अब आप एनसीईआरटी को रीड मत करना, ये रहे पूरे के पूरे जो समरी वाला पीडीएफ दिया उससे एक बार रीड कर लेना एंड 10 क्वेश्चन पैक्स के क्वेश्चन आप लगा लेना। ओके जी, अब शुरू करते हैं ऐसे ही हम अपना अगला चैप्टर। ओके गाइस, तो चलो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अगले चैप्टर को, द थीफ स्टोरी। वीडियो लाइक कर दी या नहीं करी? लाइक करो जल्दी से, जल्दी 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 प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। अब हम पढ़ते हैं इस वाले चैप्टर को। ये चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है और काफी जो है ना एक इंस्पायरिंग, एक बहुत सीख देने वाला चैप्टर है। क्या होता है इसके अंदर, इसमें 2 जने हैं, एक है बच्चा जिसका नाम है हरी सिंह जो है एक शातिर चोर, और दूसरा है एक लड़का 25 साल का जिसका नाम है अनिल, ठीक है। अब ये जो हरी सिंह है ये इसका असली नाम नहीं है, ये चोर है, ये हर थोड़े समय बाद नाम बदल के लोगों को रिझाता है और अपनी बातों में फंसाता है और उनके यहाँ पे जाके चोरी कर लेता है, ठीक है। तो आज जो हमारा चोर है हरी सिंह जो है, इसका टारगेट बनता है अनिल नाम का एक लड़का जो रेसलिंग मैच देख रहा होता है। ये उसके पास जाके उसे फ्लैटर करता है, भाई तू भी रेसलर लग रहा है, ये वो करके, और उसको जो है
थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप टाइप उससे बनाने की कोशिश करता है। जब रेसलिंग मैच खत्म होकर दोनों बाहर निकल रहे होते हैं तो उसे जाके डायरेक्टली, भाई ऐसे इतना डायरेक्ट बंदा कौन हो सकता है, डायरेक्टली उसे जाके कहता है मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। तो कहता है अनिल, जो 25 साल वाला था, उसको कहता है यार मेरे पे पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से तुझे पे कर दूंगा और क्या काम करेगा तू मेरे लिए। तो वो 2 मिनट को परेशान होता है कि यार इसमें तो पैसे ही नहीं है, गलत टारगेट पकड़ लिया। अब जो है ना वो हरी सिंह सोचता है कि यार कभी तो पैसे कमा ही लेगा ना, तो वो अनिल से पूछता है अच्छा ठीक है तुम पैसे नहीं दे सकते, मुझे खाना खिला दोगे, कैन यू फीड मी। तो अनिल कहता है हाँ खाना तो खिला दूंगा मैं तुम्हारे को, बट इस कंडीशन पे कि तुम बनाओगे खाना, कि उसको फ्री फंड का कुक मिल जाएगा। तो हरी सिंह कहता है हाँ हाँ मैं खाना बना लूँगा, आता नहीं था इसे ऐसे ही कह देता है। अब ये दोनों जाके इकट्ठे उस घर में रहने लगते हैं, अनिल के घर में, और ये उसके लिए खाना बनाता है। वैसे इसे आता नहीं था फर्स्ट डे पे खाना बनाना, बट फिर भी अनिल इसे घर में रख लेता है, ये इसकी सब्जी वब्जी ले आता है, ये सब काम कर रहा होता है इसका। ऐसी इनकी लाइफ चल रही होती है। हरी सिंह छोटा बच्चा 15 साल का है ना, हाँ 15 साल का है, और वो 25 साल वाला। अब एक दिन क्या होता है, अनिल पैसे कमा के ले आता है, अनिल एक राइटर है, काफ़ी सारे पैसे कमा के ले आता है। तो हरी सिंह क्या करेगा, ऑब्वियसली मौका देखता है, जब पैसे जैसे वो कमा के लाता है, रात को जब अनिल सो रहा होता है पैसे चुरा के भाग जाता है कि भाई मेरे को जो मौके का इंतजार था वो मिल गया। बट देन जब वो पैसे चुरा के भागता है, रेलवे स्टेशन में खड़ा होता है, तो उससे भागा नहीं जाता। क्यों भागा नहीं जाता, क्योंकि जो अनिल था ना वो डेली बेसिस पे हमारे हरी सिंह को, ये अनपढ़ था बच्चा, चोर है, कहाँ से पढ़ाई की एजुकेशन तो मिल नहीं रही थी, तो अनिल ना इसको डेली बेसिस पे पढ़ाता रहता था। कभी जो है मैथ्स के कुछ चीज़ों को सिखा रहा है, कभी उसको ABCD सिखा रहा है, कभी नाम लिखना सिखा रहा है। तो जब वो ट्रेन स्टेशन पर खड़ा था वो भाग नहीं पाता, वो उन पैसों को देखता है बट फिर भी भाग नहीं पाता। क्यों, क्योंकि उसे पता था कि यार वो जो लड़का है वो मेरे को पढ़ा रहा है और वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करता है, तो वो भाग नहीं पाया। एंड देन कंफ्यूज होके वहीं पे खड़ा रहता है बाजार के अंदर और स्टेशन के ऊपर कि अब मैं क्या करूं। एक ही जने को जानता था वो, अभी कोई उसकी फैमिली नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, अनिल के साथ में ही रह रहा था इतने समय से, और अनिल इतना ट्रस्ट करता था। तो अब उसे अंदर में बुरा फील होता है कि मैंने क्या कर दिया, एक ही इंसान है जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, उसी के घर में चोरी कर लूँ, और वो मेरे को पढ़ा रहा है लिखा रहा है, अगर मैं पढ़ लिख लिया तो मुझे चोर रहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो अपना माइंड चेंज करता है, वापस जाता है, पैसे वापस रखता है, और अगले दिन अनिल जो है जब उठता है तो उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि वो पैसे इसने चुरा के गया था या ये वो, बट फिर भी अनिल इसे कुछ नहीं कहता है। अगले दिन आके इसे 50 रुपये देता है जो कमाए हुए पैसे थे, और कहता है कि ठीक है आज से हम पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो अनिल जो है ना ये बहुत प्यारा करेक्टर है इस चैप्टर का, कि उसे पता था कि ये चोरी करके कल बच्चा लेके गया है मेरे पैसे, क्योंकि जिस दिन ये गया था ना स्टेशन पर तो उस दिन बारिश हो गई थी तो नोट गीले हो गए थे, बट स्टिल अनिल कुछ भी नहीं कहता है, और उसको समझ में आ गया था ये वापस आया है तो पढ़ने के लिए आया है मेरे पास में, तो कहता है आज से मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करा, तो चलो सेंटेंसेस लिखना सीखते हैं। दैट्स इट गाइस, बस यही स्टोरी है इस चैप्टर की, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब जो 2-4 डिटेल्स है ना उनको हम पढ़ने वाले लाइन बाय लाइन फ्रॉम अ चैप्टर, जिससे कि जब इस चैप्टर के क्वेश्चन आए तो तुम भाई ये उड़ी उड़ी समरी तो लिखने के फायदा नहीं है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स एंड सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करें। चलो इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो अब तुम्हें पता है ना हरी सिंह कौन है, 15-year-old थीफ है, ये इसका असली नाम नहीं है, बदलता रहता है ये नाम, ठीक है। स्किल्ड एट स्टीलिंग डिस्पाइट हिज यंग एज, एक शातिर माहिर चोर है, ये मत सोचना कि सिर्फ 15 साल का बच्चा है ये बार बार फेक नेम्स यूज करता है टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय द पुलिस, ठीक है। अब ये एक दिन अनिल को मिलता है, हरी नोटिसेस अनिल को ये देखता है जो 25-year-old का अनिल, काइंड सिंपल मैन, अनिल के साथ काइंड और सिंपल मैन लगा देना जब भी कोई आंसर को तुम फॉर्म करोगे, समझ गए। वो देखता है उसको दैट ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल अब दिखने में कैसा है, ही इज़ वेरी थिन एंड ईजी गोइंग सा, यानी कि सीधा साधा सा लग रहा था, जिसे आप ना बेवकूफ़ बना सकते हो, इस टाइप का वो लड़का लग रहा था, विच मेक हिम एन ईजी टारगेट फॉर हरीज प्लान। तो इसलिए हरी सोचता है कि मेरे प्लान के लिए बिल्कुल ईजी टारगेट है। नाउ हरी फ्लैटर्स अनिल बाय टेलिंग हिम दैट ही लुक्स लाइक अ रेसलर। अब जाके इन्होंने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करी, ऐसे तुम अनजान आदमी तुम्हारे सामने बैठा उसके घर जाके ना उनके यहाँ पे काम करना शुरू कर दोगे, कुछ तो ट्राई करना। तो ये ट्राई किया, उससे जाके कहता है भाई तू तो बिल्कुल रेसलर लग रहा है, इस टाइप से उसे कहता है, इवन तो वो बहुत पतला सा था। तो इस तरीके से वो उसको फ्लैटर करता है। जब मैच खत्म हो जाता है तब जब अनिल बाहर चला जाता है ये फिर उसका पीछा करता है। तो अनिल तब उससे पूछता है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तो ये अपना नाम बताता है हरी सिंह, या आप कह सकते हो हरी, एंड ही लाइज एंड सेज हिज नेम इज हरी सिंह, ठीक है। तो नाम अपना झूठा बता देते हैं हरी सिंह। नाउ हरी आपको पता है क्या करेगा, आस्क अनिल फॉर वर्क बट अनिल सेज ही कांट पे हिम, ठीक है। अनिल कहता है मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ। देन हरी पूछता है दैट एटलीस्ट फीड मी, मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल कहता है येस खाना खिला दूंगा इफ़ यू कैन कुक। एंड हरी दोबारा लाई करता है, इसे खाना बनाना नहीं आता, कहता था हाँ मुझे खाना बनाना आता है। अब देन ये दोनों जो है ना अनिल के घर पे जाते हैं, ठीक है। अब अनिल जो है उसका घर था एक जमुना स्वीट शॉप थी, यानी कि एक मिठाई की दुकान थी, उसके ऊपर एक कमरा ही था अनिल के पास में भी। तो कमरा में तो अनिल रहता था, तो जो बैल्कनी थी, जो वो थी ना वेड़ा होता है, बैल्कनी सी होती है, छज्जा जो होता है, उसमें वो कहते तुम रुक जाओ।
तो अब हरी हमारा वहाँ रुक जाता है। अब ये जब गया तो ये खाना बनाता है। अब जो इसने खाना बनाया था वो लिटरली खाने लायक नहीं था, बहुत गंदा सा खाना बनाया था हरी ने। तो अनिल कहते तुम्हें खाना बनाना तो आता नहीं, जाओ। बट ये बच्चा ना ऐसे क्यों ऐसे हंसता रहता है अनिल को देख के, तो वो भगा नहीं पाता है। इसको कहता है चलो ठीक है खाना बनाना भी सिखा दूंगा, एंड तुम्हें पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता है? वो कहता नहीं आता। तो वो कहता है चलो मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। ठीक है जी। अब हो गई इनकी ये प्रॉब्लम जो है, ऐसे इनकी फ्रेंडशिप जो है आप कह सकते हो स्टार्ट हो गई। तो ये लिखा है मैंने, द दैट नाइट हरी कुक्स फूड बट द फूड इज टेरिबल। ठीक है, बट फूड वॉज लिखना तुम जब आंसर लिख रहे होगे, तो वो मैंने समरी पीडीएफ में सही टेंसेस वाला ही लिखा है। बट फूड बहुत ज़्यादा टेरिबल था, इनफैक्ट इतना टेरिबल था कि अनिल ने उसको जो गली के कुत्ते थे उन्हें भी खिला दिया था। बट हरी डजन लीव एंड अनिल जो है फिर कुछ भी नहीं उसे कहता है। नाउ अनिल डिसाइडेड टू टीच हरी टू कुक, राइट एंड डू बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये लाइन आप याद रखो, वो अनिल कितना अच्छा लड़का था, कुक भी करे सिखाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स भी सिखाएगा और लिखना भी सिखाएगा। एंड हरी इज ग्रेटफुल नोइंग दैट एजुकेशन कुड हेल्प हिम अर्न मोर मनी इन द फ्यूचर। और हरी वहाँ रुकता क्यों है? वो सोचता है कि यार ये लड़का अगर मुझे पैसे नहीं भी दे रहा कोई बात नहीं, कल को कमा लेगा तब चुरा लूंगा, और ये मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा है। इस बच्चे को इवन तो ये चोर है, इसे एजुकेशन की वैल्यू पता है कि पढ़ लिख गया तो कुछ तो कमाई कर ही लूंगा मैं। नाउ हरी वर्क्स फॉर अनिल। अब इनका सीन क्या चल रहा था, हरी इसके लिए काम करता था, मेकिंग टी एंड बाइंग ग्रोसरीज। ज़्यादा कुछ नहीं, 1-2 रुपये भी बच जाते थे हिसाब के ना, तो वो ही अपने पास रख लिया करता था। एंड कभी कभी जो है पिक्चर देखने चला जाया करता था बचे हुए पैसों से। वाइल बाइंग ग्रोसरीज हरी स्टील्स अबाउट 1 रुपी अ डे बट अनिल नोज एंड सेव्स नथिंग। अनिल को पता भी था छोटे छोटे पैसे ऐसे रख लेता है ये बचे हुए, अनिल उस पर भी कुछ भी नहीं कहता था। नाउ फाइनली वो मोमेंट आता है जिसका अनिल का कमाई का वो इंतज़ार कर रहा था हरी सिंह। अनिल अर्न्स मनी जो है इरेगुलरली बाय राइटिंग फॉर मैगजीन। यूजुअली अनिल जो है पैसा कमाता था बहुत कम, या कभी आए पैसे कभी नहीं आए। वाई? बिकॉज वो एक राइटर था और मैगजीन्स के लिए लिखता था। अगर उसका आर्टिकल जो है अप्रूव हो गया तो पैसा मिल जाता था पब्लिशर से, नहीं हुआ तो भाई ऐसे ही चलती रहता था। समटाइम्स अनिल बोरो मनी। अब अनिल कभी कभी उधार लेता था, एंड जब भी उसको पैसे मिलते थे, कमाई होती थी, तो उन्हें पार्टियों में उड़ा देता था अपने दोस्तों के ऊपर। वन इवनिंग अनिल ब्रिंग्स होम अ बंडल ऑफ कैश। अब ये डिटेल्स है ना, तुम्हें थोड़ी पता था कितने पैसे कमाए थे, वो अब हम बढ़े। तो एक दिन अनिल जो है बंडल ऑफ कैश लाता है, 600 रुपये जो है वो कमा कर लाता है आफ्टर सेलिंग अ बुक। उसने एक बुक सेल करी थी। एंड अनिल हाइड्स द मनी अंडर हिज मैट्रेस, और वो सो जाता है अपने मैट्रेस यानी कि जो अपना गद्दा होता है ना उसके नीचे रख के वो सो जाता है। एंड हरी सीज दिस। हरी को समझ में आ गया भाई जिस इंतज़ार था मुझे जिस दिन का वो आ गया, ये पैसे कमा के लिया है। दो हरी हैड वर्कड फॉर अ मंथ विदाउट कमिटिंग अ मेजर थेफ्ट ही डिसाइड्स टू स्टील। अब वो सोचता है मैंने 1 महीना हो गया है मैं इसके लिए इतना काम कर रहा हूँ, कोई मैंने चोरी नहीं करी है, मेरे पे मौके थे कि मैं कुछ चोरी कर लूँ, अभी तक तो नहीं करी, बट अब तो मुझे चोरी करनी भाई, मैं कैसा चोर हूँ, पैसे मेरे सामने मैं चुराऊँ ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। दैट नाइट वाइल अनिल स्लीप्स हरी स्टील्स द मनी फ्रॉम अंडर द मैट्रेस। ये जाता है अनिल के जो है जब वो पक्का सो रहा होता है ना उसके यूँ गद्दे के नीचे से पैसे निकाल के चुरा लेता है। एंड देन जो है भाग जाता है, पैसे जो है अपनी जेब में रखकर जो है भाग जाता है, बिल्कुल बाहर उसके कमरे से भाग जाता है। ठीक है, अब जो है ना उसने जो है पैसे अटैच कर करे थे, जो पजामे का नाड़ा होता है ना उसके साथ में बांध लिए थे सारे के सारे पैसे, एंड वो ट्रेन स्टेशन की तरफ भाग गया था कि ट्रेन पकड़ के अब मैं इस शहर से भाग जाऊंगा। अब कौन सी ट्रेन स्टेशन जो है सामने, कौन सी ट्रेन में बैठना था उसने, जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचता है तो उसके सामने थी दी लखनऊ एक्सप्रेस। याद रखना इस गाड़ी का नाम, द लखनऊ एक्सप्रेस उसके सामने थी, और वो 10:30 बजे के करीब बिल्कुल ही निकलने वाली थी। अब जैसे ये प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है तो कहता है मैं टिकट तो लेता ही नहीं हूँ, टिकट कौन ले रहा है, मेरे जैसा चोर टिकट खरीदेगा। बट गाड़ी उसके सामने थी, यानी कि ट्रेन उसके सामने थी, बट वो स्टिल ट्रेन में चढ़ता नहीं है और ट्रेन उसकी आंखों के सामने से चली जाती है। तो द लखनऊ एक्सप्रेस इज लीविंग एंड हरी कुड हैव एस्केप्ड। पूरा मौका था बैठ के ट्रेन में भाग जाता, बट ही हेजिटेट्स, हेजिटेशन थी उसको एक, एंड मिसेस द ट्रेन। अब जब ट्रेन निकल गई, 15 साल का एक बच्चा अकेले वहाँ रात को प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ही वॉज फीलिंग लॉस्ट। ठीक है, उसे लग रहा था अब मैं क्या करूँ, इसका कोई दोस्त भी नहीं था, यानी कि फैमिली तो कोई बता ही नहीं रखी, कोई दोस्त भी नहीं था। इसे लगता था हरी सिंह को, ये जो छोटा वाला बच्चा था, कि भाई दोस्त है तो मुसीबत लेकर आते हैं, मैं ऐसी सही हूँ। अब वो क्या करे, ठीक है, तो नाउ हरी वॉक्स थ्रू द डिजर्टेड बाजार एंड अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू। अब ये सोचता है मैं क्या करूँ, बाजार की तरफ को निकल जाता है, घूम रहा है, सोच रहा है क्या करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, पता नहीं क्यों नहीं चढ़ पाया मैं ट्रेन पे। सो नाउ ही स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, हरी reflects on his experience as a thief and what he has learned about people's reaction to theft.
ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है देखो। अब ये कुछ चीज़ें याद सोचता है कि अच्छा हाँ, जब भी किसी के यहाँ पे चोरी होती है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये 3 चीज़ें कह सकता हूँ। एंड गाइज ये तीनों चीज़ें तुम्हें मुझे कॉमेंट सेक्शन में बतानी है। ये जो चीज़ मैं कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट करने को कह रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कहते हैं जब एक ग्रीडी मैन यानी कि लालची आदमी के यहाँ चोरी हो तो वो डर जाता है, राइट? इट्स ग्रीडी मैन अफ्रेड। जब कोई रिच मैन के यहाँ चोरी हो तो वो एंग्री हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। बट अगर पुअर मैन के घर पे चोरी हो, गरीब आदमी के, तो वो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है, चलो ठीक है नुकसान हो गया है। बट ही रियलाइजेज दैट अनिल वुडंट बी एंग्री। बट वो सोचता है कि जब अनिल को पता चलेगा मैंने पैसे चुराए हैं तो ना ही वो एंग्री होगा, ना ही वो सैड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है बुरा फील उसको होगा जो मैंने उसके साथ विश्वासघात करा है, जो मैंने बिट्रियल उसके साथ करा है उस बात पे कि उसने मेरे पे इतना भरोसा दिखाया और उसके साथ ऐसा हुआ। उसको पैसों की चिंता नहीं होगी, उसे इस बात की चिंता होगी, बुरा लगेगा कि मैंने उसको जो है ट्रस्ट को ब्रेक करा है। इन द कोल्ड रेन, अब सडनली जो है मैंने आपको बताया था बाजार के अंदर बारिश होनी शुरू हो जाती है और ये बिल्कुल भीग जाता है पानी में। तो ये जाके एक वहाँ पे था आसपास में एक वो था क्लॉक टावर था, जैसे हम कहते हैं ना घंटा घर होता है बाजार में, उसके नीचे जाके ये जो है हमारा बच्चा जो था ये वो बैठ जाता है। ठीक है, अब ये जो वो स्टोलन मनी था ना उनको काउंट करता है। कितने पैसे थे गाइज? वो थे 600 रुपये, 50-50 के सारे नोट्स थे। इनफैक्ट इतने पैसे थे जिससे कि वो सोचता है एक बारी को तो कि मैं आराम से कहीं पे भी घूमने फिरने जा सकता हूँ, रह सकता हूँ। बट वो सोचता है कि यार ये पैसे तो कुछ भी नहीं एज़ कम्पेयर टू द मनी आई कैन अर्न अगर मैं पढ़ा लिखा इंसान बन जाऊँ। बैठ के सोचता है कि जब मैं अनिल के साथ रहूँगा तो मुझे पढ़ना लिखना सिखा देगा, एंड पढ़ लिख लूँगा तो ये 600 रुपये क्या मैं हज़ारों रुपये कमा। डिसाइड कर लेता है कि बस अब हो गया, उठ जाता है वहाँ से, पैसे जो है इसके पास ही है, भाग के वापस जाता है अनिल के घर पे। ठीक है, जैसे ही अनिल के घर वापस जाता है, अनिल तो भाई साहब अब भी सोया ही हुआ था, ये चुपचाप गद्दे के नीचे जो है पैसे रख देता है और सो जाता है। अब नेक्स्ट डे क्योंकि रात को तो ये इतना घूम फिर के आया, इसकी तो नींद ही नहीं खुलती और अनिल सुबह उठ चुका था और इनफैक्ट चाय भी बना चुका था। अब हरी सिंह जब उठ के आता है तो अनिल ने चाय रेडी कर रखी थी, ये बैठता है तो अनिल अब क्या करता है, एकदम से आता है और 50 रुपये का नोट लेके हमारे हरी सिंह को पकड़ा देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल हैज़ ऑलरेडी मेड टी एंड हैंड्स हरी अ 50 रुपी नोट, 50 रुपये का नोट दे देता है उसको, एंड सेइंग ही अर्न मनी द प्रीवियस डे, बताता है मैंने पैसे कमाए थे, ये तुम्हारी सैलरी हो गई। अब हरी बहुत नर्वस हो जाता है क्योंकि जो नोट जब उसने छू कर देखा तो वो अब भी गीले थे कल रात वाली बारिश की वजह से। हाउएवर अनिल जो है कुछ भी नहीं कहता है, इवन तो उसे समझ में आ गया था इसने चोरी करी है। अनिल सेज नथिंग अबाउट द थेफ्ट एंड इंस्टेड ही टेल्स हरी दे विल स्टार्ट लर्निंग टू राइट फुल सेंटेंसेस टुडे। ओके, हरी स्माइल्स दिस टाइम जेन्युइनली रियलाइजिंग दैट अनिल विल फॉरगिव हिम। अब वो कहता है कि ये देखो, ये चैप्टर का एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप में लाइन आ सकती है कि आज हरी जो हंसा वो एक जेन्युइन स्माइल थी। हमेशा तो वो फ्लैटर करने के लिए, नौटंकी करने के लिए और उन लोगों को फंसाने के लिए जिनके यहाँ चोरी करनी है हंसता था ना, नकली हंसी हंसता था। आज मन से उसके स्माइल आई एंड उसे पता था अनिल मुझे फॉरगिव कर देगा। तो विद दिस गाइस हमारा ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है। समरी पीडीएफ से जाके सारे के सारे आप इसको बाद में रिवाइज कर लेना एंड 10 क्वेश्चन पैक इसका लगा लेना। हम जल्दी से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दो एंड स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर। अगला चैप्टर कौन सा? अगले चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। अगले चैप्टर शुरू करते हैं, इसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर के राइटर का नाम जल्दी से कमेंट कर दो। तो ओके, नहीं पता है तो बुक में से चेक करो, क्रोम पे चेक करो और जल्दी कमेंट करो विद द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, अब इस चैप्टर के 3 मेन कैरेक्टर है। मिडनाइट विजिटर, इसमें हम सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 मेन कैरेक्टर, एक है फाउलर, FOWLER फाउलर, ये एक राइटर है। दूसरे है ऑजेबल, एक सीक्रेट एजेंट, AUSABLE ऑसेबल, और तीसरा है मैक्स, मैक्स की स्पेलिंग तो सिंपल है MAX मैक्स, ये एक और सीक्रेट एजेंट है। अब इस चैप्टर में क्या होने वाला है, ये जो फाउलर है, जो राइटर है, ये ऑसेबल जो हमारा सीक्रेट एजेंट है उसके साथ घूम फिर रहा है। क्यों घूम फिर रहा है? क्योंकि इसने एक बुक लिखनी है तो उसकी इंस्पिरेशन के लिए सीक्रेट एजेंट के साथ फिर रहा है कि भाई कोई ना कोई तो मुझे मसालेदार सी न्यूज़ मिली जाएगी, मसालेदार सी स्टोरी मिली जाएगी अपनी नॉवल लिखने के लिए। अब ये जो ऑसेबल अंकल है हमारे, जो ऑसेबल दी सीक्रेट एजेंट है, इनको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये एक सीक्रेट एजेंट है। ये मोटे ताजे से हैं बिल्कुल, इनका बोलने का स्टाइल भी बहुत ही अलग सा है, मतलब एक अमेरिकन एक्सेंट है, लोकल सी बॉस्टन वाली इनके जो है बोलने के तरीके में। कह नहीं सकते इनको देख के ऐसा लगेगा कोई हलवाई है, मतलब बिल्कुल ही प्यारे से क्यूट से। ये नहीं कह सकते तुम कि ये एक सीक्रेट एजेंट है, बट कहते हैं ना कि शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो यस, एग्जैक्टली यही होने वाला है चैप्टर में। अब ये घूम रहे होते हैं दोनों इकट्ठे
ऑसिबल और फाउलर। और ऑसिबल और फाउलर दोनों एक फ्रेंच होटल में हैं और इन्हें अपने रूम में जाना होता है, 6ठी मंजिल पे इनका कमरा होता है, ये दोनों जा रहे होते हैं। इनफैक्ट ऑसिबल फाउलर को कहते भी यार तू मुझे पता है बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि तुम मेरे पास आए थे कोई इंस्पिरेशन लेने के लिए और यहाँ पे मैं तुम्हें बोरिंग से रूम जो है मैं लेकर मैं यहाँ जो है तुम्हारे साथ में बोरिंग से होटल में घूम रहा हूँ, यहाँ कोई बढ़िया बढ़िया पार्टी नहीं हो रही है, कोई सीक्रेट एजेंट वाला काम तो चल नहीं रहा है, बट डोंट वरी आज कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन तो दे देगा, ठीक है। क्योंकि आज क्या होने वाला था, ये जो ऑसिबल सीक्रेट एजेंट है उनकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो कुछ मिसाइल वगैरह से रिलेटेड है, जैसे हमें मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स के कोड्स की कोई वो रिपोर्ट होती है, ये सब होता है, वैसी कोई रिपोर्ट ऑसिबल को रिसीव होने वाली थी। तो इसलिए वो उसे कहते हैं डोंट वरी कुछ तो मसालेदार तुम्हें मिल ही जाएगा। अब दोनों अपने वो होटल जो है 6ठी मंजिल पे है ना, तो जो सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँचते हैं जैसे ही रूम में और रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके सामने एक और जो सीक्रेट एजेंट मैंने तुम्हें बताया ना मैक्स वो कैसा सा दिखता था, अब ये पतला सा ही था, बिल्कुल चालाक लोमड़ी जैसा, जस्ट लाइक सुनियो वो दिखता था हमारा डोरेमोन वाला। वो गन पॉइंट पे सामने खड़ा होता है। वो क्यों आया था गन पॉइंट पे सामने हमारे ऑसिबल के, क्योंकि उसे भी वो रिपोर्ट चाहिए थी बहुत इंपॉर्टेंट वाली जो आने वाली है, ठीक है। अब वो ऑसिबल उसको देखकर जैसे कमरे में वो एंटर करते हैं, भाई सामने बंदूक लेके खड़ा है दूसरा सीक्रेट एजेंट, कोई ढिशम नहीं होती है, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होती है उनके बीच में। और फाउलर डर गया, भाई साहब मुझे थ्रिल चाहिए था, एक्साइटमेंट चाहिए था, मरना थोड़ी था मेरे को कि गन पॉइंट पे बंदा आ गया मेरे सामने। बट ऑसिबल जी उसको देख के कोई बंदूक नहीं निकालते, कुछ नहीं करते, पास में चेयर पड़ी थी कमरे में उस पर जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं अच्छा तुम क्यों आए हो यहाँ, तुम तो बर्लिन में थे। तो कहता है नहीं मैं तो बस वो रिपोर्ट के लिए आया हूँ। मैक्स मतलब दे नो ईच अदर, दोनों डिफरेंट एजेंसीज के होंगे ना, दोनों एक दूसरे को जानते थे और बहुत कामली बात पीसफुली बात कर रहे हैं दोनों आपस में। ऑसिबल कहते तू क्यों आए हो, वो कहते रिपोर्ट के लिए आए हो यार, अभी तो आधे घंटे बाद आएगी, वो अभी नहीं आ रही है। ऐसे कह के ऑसिबल हमारे मोटे ताजे से सीक्रेट एजेंट चेयर पे बैठ जाते हैं। अब तुम सोचो ना क्या होगा, वो तो कह रहा है मैं तुझे गोली मार दूंगा, मैं लेके जाऊंगा रिपोर्ट को। अब ऑसिबल बैठ के कहते हैं मेरे को ना बहुत गुस्सा आ रहा है, जो ये बैल्कनी है ना इसको मैंने बंद करने को कहा था, अभी तक बैल्कनी होटल वालों ने बंद नहीं कराई है, इनकी वजह से तुम आ गए हो इस रूम के अंदर, पहले भी कोई आ गया था। अब मैक्स सोचता है बैल्कनी, कहता है नहीं मैं बैल्कनी से नहीं आया हूँ तुम्हारे रूम के अंदर, मैंने तो एक चाबी चुराई थी उसको खुल के मैं तुम्हारे रूम में आ गया। अब इन्होंने क्या कह दिया, नहीं मेरे कमरे के बाहर ना एक बैल्कनी है बराबर वाले कमरे से जुड़ी हुई, कई बार कोई ना कोई वहाँ से चढ़ के मेरे रूम में आ जाता है, मुझे लगा तुम भी ऐसे ही आए होगे। तो मैक्स को क्या लगा कि कमरे के बाहर एक बैल्कनी है और हम सबको क्या लगा कि कमरे के बाहर एक बैल्कनी है। अब दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। अब ये नॉक नॉक सुन के भैया मैक्स तो डर गया कि कौन आ गया। तो ऑसिबल बताते हैं कि बाहर पुलिस आई है, पुलिस अभी अंदर आ जाएगी 2 मिनट के अंदर अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मैंने पुलिस को इसलिए बुलाया था कि इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रही है इतने बड़े बड़े मिसाइलों के लेकर, तो मैंने पुलिस को बुला लिया था। तो अब मैक्स सोचता है अब मैं क्या करूँ। वो कहता है एक काम करो तुम पुलिस को बोलो यहाँ से चले जाए, मैं बाहर बैल्कनी में जाके वेट करूँ। और ना गन पॉइंट पर ही रखता है कि सामने गन पॉइंट पर, कि उसे तो पता है जो मैं कहूँगा ये ऑसिबल करेगा। ऐसे गन पॉइंट पर कहता है कि मैं बाहर खड़ा हो रहा हूँ बैल्कनी में, तुम पुलिस को बोलो चले जाए। अब मैक्स बाहर निकलता है बैल्कनी में से, बट एक्चुअली में कोई बैल्कनी है ही नहीं भाई साहब, झूठ बोला था उन्होंने। आवाज़ आती है एकदम से चिल्लाने की, मैक्स भाई साहब गिर के मर गया है, ठीक है गिर गया, वो 6ठी मंजिल से नीचे गिरा, मजा बचा थोड़ी होगा। अब मैक्स का तो किस्सा ख़त्म हो गया। अब फाउलर सोच रहा है कि भाई पुलिस आने वाली है और फाउलर को नहीं पता चला है अभी कि वो गिर के मर गया है, और ना हम लोगों को अभी बताया गया था, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। अब जैसे ही गेट खुलता है तो भाई पुलिस नहीं आती है, एक वेटर आता है सिंपल वाइन का ग्लास और जो है वाइन लेकर और रख के वहाँ पे रख देता है। तो फाउलर डर जाता है और कहता है सर पुलिस कहाँ है, वो बाहर खड़ा है मैक्स हमें मारने के लिए, आप कह रहे थे पुलिस आने वाली है। तो ऑसिबल फिर उसे बताते हैं अरे नहीं मैंने तो कोई पुलिस बताई नहीं थी, बस इसने ही वाइन लेकर आना था, और डोंट वरी बाहर कोई नहीं क्योंकि बाहर तो कोई बैल्कनी ही नहीं है। और यहाँ पे ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है। तो मतलब कि हमारे ये जो ऑसिबल सीक्रेट एजेंट है, इवन तो हमने तो इन्हें जज करा था ये मोटे ताजे अजीब से दिखते हैं तो इनको तो कोई सीक्रेट एजेंट वाले काम नहीं आते होंगे, बट बैठे बैठे ही ना उसका काम तमाम कर दिया उन्होंने अपने दिमाग की पावर से। तो यही थीम है हमारे चैप्टर की, दैट वी शुड नॉट जज पीपल ऑन देयर लुक्स। जिसका जो दिमाग है ना वही उससे सब कुछ करवा सकता है। अब एक बार लाइन बाय लाइन डिटेल में चैप्टर को पढ़ लेते हैं। स्टोरी तो सिंपल सी है कि भाई जिस सीक्रेट एजेंट को हम समझ रहे थे उन्हें कुछ नहीं आता, बैठे बैठे उन्होंने दूसरे को हरा दिया। डन। अब एक एक लाइन को रीड कर लेते हैं, इसे इसका लाइन बाय लाइन फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फाउलर अ यंग राइटर मीट्स ऑसिबल जो एक सीक्रेट एजेंट है। फाउलर डिसअपॉइंटेड था बिकॉज ऑसिबल बिल्कुल भी टिपिकल जो है सीक्रेट एजेंट ऐसे नहीं लग रहे थे। ऑसिबल फैट थे, स्पीक्स विद एन अमेरिकन एक्सेंट
एंड डजंट सीम एडवेंचरस, उन्हें देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एडवेंचरस है। सेटिंग क्या थी पूरे के पूरे जगह पे की जहाँ पे वो थे, वो फ्रेंच होटल था, काफ़ी ग्लूमी सा लग रहा था और ये नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कोई एडवेंचर हो सकता है जिसके लिए फाउलर उनके साथ घूम रहा था। ओके जी, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स देखो। जब ऑसिबल और फाउलर इकट्ठे जा रहे थे ना होटल में अपने रूम पर, तो ऑसिबल उसको कहते हैं कि तुम्हें लग रहा होगा कि यार आज तो तुम्हें कोई बहुत एडवेंचरस सी चीज़ देखने को मिलेगी तुम्हें, बट कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ना ही कोई यहाँ पे सीक्रेट कोड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ना ही यहाँ पे पिस्टल की कोई फाइट्स हो रही है, ना ही किसी की ड्रिंक में पॉइजन मिलाया गया, कुछ भी नहीं हो रहा। बट डोंट वरी, आज कुछ तो तड़कता भड़कता, यू विल सून गेट टू नो। ओके, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है मिसाइल के ऊपर। अब एज सून एज ऑसिबल एंटर्स हिज रूम एंड टर्न्स ऑन द लाइट, फाउलर इज शॉक्ड टू सी अ मैन इनसाइड। जैसे वो रूम की लाइट ऑन करते हैं तो एक आदमी वहाँ खड़ा था। वो आदमी कौन है? मैक्स है, अ राइवल सीक्रेट एजेंट। मैक्स के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? अ राइवल सीक्रेट एजेंट है ये, होल्डिंग अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल। उसके हाथ पे एक पिस्टल थी। ऑसिबल इज सरप्राइज टू सी मैक्स एंड आई थॉट यू वर इन बर्लिन, उसे वो कहते हैं। उसको देख के इधर नहीं चाहते, कहते हैं अरे मुझे तो लगा तुम बर्लिन में थे। मैक्स के फीचर्स आपको याद रखने हैं, स्लेंडर मैन, फॉक्स लाइक फेस वाला, और वो कहता है मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। ही बिलीव्स दैट रिपोर्ट विल बी सेफर इन हिज हैंड्स देन ऑसिबल। कहता है मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगी रिपोर्ट, मुझे दे दो। अब जो ये बैल्कनी की ट्रिक है, इसके लिए ये पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बैल्कनी पे ही आएगा कि बताओ उस बैल्कनी के बारे में। तो इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग यू हैव टू राइट लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग ऑसिबल रिमेन्स काम एंड प्रिटेंड्स टू बी एंग्री। गुस्से का नाटक करने लगते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। ही कंप्लेन्स अबाउट द होटल मैनेजमेंट, कहते हैं होटल मैनेजमेंट बहुत गलत हो चुकी है। एंड सेज दैट इंट्रूडर हैव एंटर्ड हिज रूम बिफोर थ्रू अ बैल्कनी, और कहते हैं इंट्रूडर मतलब जो ज़बरदस्ती आपके कमरे में आ जाए, पहले भी आ गया था इसी बैल्कनी से। ब्लेम्स द होटल फॉर नॉट ब्लॉकिंग द बैल्कनी फ्रॉम द एडजेसेंट रूम। अब मैक्स गेट नर्वस बिकॉज ही यूज्ड अ पास की टू एंटर एंड डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी। मैक्स को तो बैल्कनी के बारे में पता ही नहीं था। ऑसिबल फिर डिटेल्स ऐड करते हैं पूरी की पूरी बैल्कनी की, कि ये जो यहाँ पे विंडो है उसके बाहर से नेक्स्ट रूम से ये बैल्कनी आ रही है और यहाँ से एक इंट्रूडर पहले भी मेरे कमरे में आ चुका था। नाउ मैक्स बिलीव्स ऑसिबल स्टोरी एंड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट यूजिंग द बैल्कनी फॉर एस्केप। अब जिस दिन पे, उस समय पे वहाँ पे उन्होंने बैल्कनी के बारे में मैक्स को बताया था, तो तभी मैक्स ने प्लान कर लिया था कि भाई जब भागना होगा ना इस कमरे से रिपोर्ट लेके, तो मैं इस बैल्कनी को यूज़ कर लूँगा। तो अगर वो पुलिस नहीं भी आई होती और वो रिपोर्ट दे भी देते ना ऑसिबल मैक्स को, तो वो तब भी बाहर बैल्कनी से कूद के मरने ही वाला था। ओके जी, अब द अनएक्सपेक्टेड नॉक एट द डोर, एकदम से नॉक होती है। सडनली देयर इज अ नॉक एट द डोर, फाउलर जम्प्स इन फियर बट ऑसिबल अभी भी चुपचाप बैठे थे। ऑसिबल टेल्स मैक्स दैट इट मस्ट बी अ पुलिस, की पुलिस आई होगी सिंस रिपोर्ट एक बहुत ही टॉप सीक्रेट है। ही कॉल द पुलिस फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अब मैक्स पैनिक होता है क्योंकि उसको पकड़ने नहीं जाना था, एंड वो मॉर्न करता है ऑसिबल इस समय मैक्स को कि अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो पुलिस अपने आप अंदर आ जाएगी। और नॉकिंग लाउडर हो रही थी, बार बार कोई नॉक कर रहा था ज़ोर ज़ोर की। अब मैक्स क्या करता है? टेरिफाइड, इस समय पे आप लिखना, मैक्स टेरिफाइड हो गया था और वो डिसाइड करता है कि वो बैल्कनी से बाहर चला जाएगा। गन को एम रखता है ऑसिबल के ऊपर एंड फाउलर के ऊपर, एंड ही बैक्स टुवर्ड्स द विंडो। एक पैर बाहर निकाल के बैल्कनी में जाता है एंड इवेंचुअली ही डाइड, आई हैव टोल्ड यू। द डोर स्टार्ट्स ओपनिंग एंड मैक्स पुशेस हिमसेल्फ ऑफ द विंडो लेट। ठीक है, अब मैक्स फॉल टू हिज डेथ फ्रॉम द 6th फ्लोर। फाइनली वो 6th फ्लोर से गिर के मर जाता है। अब फाइनली लास्ट में क्या होता है? जब डोर फाइनली ओपन्स, नॉट द पुलिस बट अ होटल वेटर अंदर आता है एंड जो है वो वाइन लेकर आया होता है। अब फाउलर शॉक में पूछता है व्हाट अबाउट द पुलिस, तो वो कहते हैं देयर वाज नो पुलिस, ओनली हेनरी द वेटर। फाउलर देन आस्क्स बट वोंट मैक्स रिटर्न, मैक्स वापस नहीं आएगा? तो ऑसिबल कामली उसको कहते हैं नो ही वोंट, यू सी माय यंग फ्रेंड देयर इज नो बैल्कनी। यहाँ पे गाइस हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। थीम क्या है स्टोरी की, इसको जरा देखो। यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्सेस स्ट्रेंथ हमारी थीम है कि ऑसिबल विदाउट यूजिंग वायलेंस जो है आउटस्मार्ट कर देते हैं मैक्स को, उसे हरा देते हैं। एंड दूसरी थीम है अपीयरेंस कैन बी डिसिपिटिव, कि अपीयरेंस आपको धोखा दे सकती है। वी शुड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। सिंपल ये है, ऑसिबल क्लमसी दिखते थे बट वो शार्प माइंडेड के थे। मैक्स चाहे उसके पास बंदूक थी, उसकी फिजिक देख के आपको लग रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, बट फिर भी पागल बन जाता है वो हमारे ऑसिबल सीक्रेट एजेंट से। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये मॉरल्स हैं इसके, ये आपको आंसर फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है। तो वो क्वेश्चन पैक जो है ना, उनमें मैंने इस टाइप की चीज़ें इंक्लूड कर दी है। तो चलो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसमें भी एक चोर की कहानी हमने पढ़नी है। अगर इस चैप्टर के राइटर का नाम कॉमेंट नहीं कर रहे थे तो जल्दी कॉमेंट करो और चलते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे। ओके गाइस, तो अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट।
इस चैप्टर में जैसे कि मैंने बताई दिया एक चोर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो मेन कैरेक्टर जो हमारे चोर हैं उनका नाम है हॉरेस डैनबाय। तो स्पेलिंग अच्छे से कमेंट कर दो, कई बच्चे इसकी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं पेपर के अंदर। हॉरेस डैनबाय, दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। ये 50 ईयर ओल्ड का एक आदमी है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है और इसका ताले चाबी बनाने का एक बिजनेस है। सोसाइटी में इसकी ऐसी उम्मीद है कि अरे बड़े अच्छे से बूढ़े से अंकल हैंगे, बढ़िया अपना बिजनेस चला रहे हैं, बट ये एक चोर है, ठीक है। अब हर साल ये कुछ चोरी प्लान करता है, बहुत बड़ी बड़ी लूटपाट करता है ये, एंड उस पैसों से ऐसा नहीं है ये कि कुछ गलत काम कर रहा है, ये क्या करता है, इसको शौक है बड़ी बड़ी महंगी किताबों को खरीदने का। तो जब भी ये जो है चोरी करता है तो उस चोरी के पैसों से जो नई नई ऑक्शन के लिए बुक्स आई होती है उन्हें खरीद लेगा। अब आज का जो दिन है उस दिन पे इसने डिसाइड करा है कि एक बहुत बड़े बंगले में जाके हीरे जवाहरात जो हैं उनको चुराने वाला है, क्योंकि अभी नया कलेक्शन आने वाला है 3 बुक्स के ऑक्शन का, उसे इसे खरीदना है। ये वहाँ चोरी करने जाएगा। अब जब ये वहाँ चोरी करने जाता है उस बंगले के अंदर, तो वहाँ पे जब ये पूरा फिंगरप्रिंट्स को ना आए तो ग्लव्स व्लव्स पहन के पूरी वो लॉकर को खोल रहा होता है, क्योंकि इसका ताले चाबे का बिजनेस है तो इसे लॉकर खोलना आता है। तो वहाँ पे लेडी आ जाती है, जिस समय ये चोरी कर रहा होता है उन ज्वेल्स की, हीरो की, एक लेडी वहाँ पे आ जाती है। और वो लेडी कौन थी, वो लेडी उस घर की मालकिन थी, यानी कि वो खुद को ऐसा दिखाती है कि वो उस घर की मालकिन है। ये उससे बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरी रिपोर्ट मत करना पुलिस को, मैं कुछ भी नहीं चुराऊंगा, ना ही मैं तुम्हें कुछ कहूँगा। बट वो लेडी कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। तो ये कहता है बताओ मेरे को क्या हेल्प करनी है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, बस मुझे जाने दो, मेरे को पुलिस में मत करवाना, मेरे को बस जाने दो, मैं चोरी नहीं करता हूँ। तो वो लेडी जो आई थी वहाँ पे वो कहती है एक काम करो, ये तिजोरी खोल के मुझे इसमें से सारे हीरे निकाल के दे दो, मुझे पार्टी में जाना है और मैं कोड भूल गई हूँ और बहुत ज़रूरी पार्टी है मेरी, ठीक है। अब जो है वो कहता है ठीक है जी, ये 1 मिनट में बिलीव कर लेता है उस पर। वो तिजोरी खोल के उसे ज्वेल्स दे देता है और अपने घर चला जाता है और कहता है आज के बाद चोरी नहीं करने का भाई साहब, ऐसे पकड़ने का सीन आ गया। अब 2-3 दिन बाद इसके घर पे पुलिस आती है और इसे पकड़ के ले जाती है। अब ये वहाँ पुलिस को जाके अपना बयान देता है कि भाई मैंने चोरी नहीं करी, मैंने तो मालकिन को ज्वेलरी निकाल के दी थी, मैंने थोड़ी करी है चोरी। बट वो कोई मालकिन थी ही नहीं, वो कोई और चोरनी आई थी जो इसका पागल बना गई। दिस इज द ओनली स्टोरी। बस अब इसको एक बार लाइन बाय लाइन हम पढ़ लेते हैं। सो लेट्स स्टडी। तो हॉरेस डैनबाय एक गुड ऑनेस्ट सिटीजन है सोसाइटी के लिए, 50 साल का है, अनमैरिड है एंड लिव्स विद हाउसकीपर जो उसकी हेल्थ के लिए बहुत वरी करती है। अब ये मेन चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी इस चैप्टर की, अब हम डिटेल्स में जाके इसको पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा हॉरेस डैनबाय है इसको एक बीमारी है, इसको बीमारी है हे फीवर की। हे फीवर मतलब जो इसको छींकें आती रहती है, जैसे ही मौसम बदलता है ना, पेड़ पौधों के पॉलन ग्रेन्स हवा में जब घूम रहे होते हैं, वो वाली इसको बीमारी है। फूलों से बेसिकली इसको एलर्जी है, काफ़ी छींकें आने लगती है इसको फूलों के आसपास रह के। ये एक लॉकस्मिथ है, यानी कि ताले चाबी वाला इसका काम है, तिजोरियों के जो ताले चाबी होते हैं ना, ऑल दैट। और 2 हेल्पर भी है, अच्छा खासा इसका बिजनेस चल रहा है। कोई रीज़न नहीं है इसके पास दुनिया में चोरी करने का, जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर अपनी हॉबी के लिए ये चोरी करता है लोगों के घरों में। हाउएवर ही इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ही इज़ ऑल्सो अ थीफ। और एक बार ये जेल में रह के भी आया है 15 साल पहले, बट इसके बारे में इसके मोहल्ले को बिल्कुल भी नहीं पता है। ओनली रीज़न फॉर स्टीलिंग इसका क्या है, ही लव्स रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है। एवरी ईयर ये चोरी करता है जिससे कि ये उनको खरीद पाए और अपने घर का खर्चा भी उसी से थोड़ा बहुत चला भी लेता है। ही सेल्स स्टोलन ज्वेल्स बाय वन थ्रू एजेंट। चोरी के गहनों को बेचना वैसे आसान काम नहीं होता है, तो वो एजेंट के थ्रू ये बेच देता है और उससे सारी की सारी बुक्स खरीद लेता है। नाउ दिस ईयर इसने प्लान करा है कि ये एक बंगले पे चोरी करने वाले जिसका नाम है शॉट ओवर ग्रांज। नाउ ग्रांज क्या है, जो मैं बंगला कह रही हूँ ना, उसी को आप कह सकते हो ग्रांज कहते हैं हम इंग्लिश में। ग्रांज बहुत ही लग्जूरियस मैंशन होता है जहाँ पे गार्डन भी है और बहुत मतलब अमीरों का घर होता है ग्रांज। तो उस ग्रांज का नाम है शॉट ओवर ग्रांज। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, इसने पूरा स्टडी कर लिया है हाउस को कि कहाँ से जो है बर्गलर अलार्म भी लगे हुए हैं उस घर के अंदर, यानी कि चोरों से बचने के अलार्म जो होते हैं। वहाँ पे एक सर्वेंट भी हैं जो उस घर का ध्यान रख रहे हैं। इसने फिर भी सारी इन्फॉर्मेशन पता लगा लिया है। अब ये उस जगह पे चोरी करने आज कैसे पहुंच रहा है जुलाई के महीने में, क्योंकि वो जो मालिक है ना उस बंगले के जो एक्चुअली में वहाँ रहते हैं, वो वेकेशन के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, इसे ये पता है। तो इसलिए इसने मौका ढूंढा कि अब घर में कोई नहीं होगा तो मैं वहाँ जाके चोरी करूँगा, ठीक है। तो दिस ईयर ही हैज़ प्लान टू रॉब शॉट ओवर ग्रांज आफ्टर स्टडिंग द हाउस फॉर 2 weeks।
ही नोज द सर्वेंट्स आर एट द मूवी एंड हैज़ 4 hours टू कंप्लीट द रॉबरी। अब उस पर्टिकुलर डे पे, अब बंगले में मालिक नहीं थे बट सर्वेंट्स रहते थे, बट इस पर्टिकुलर डे पे इसने इतना भी पता लगा लिया था, इतना शातिरचोर था कि आज ये जो यहाँ के नौकर हैं वो पिक्चर देखने जाएंगे तो पूरे 4 घंटे है मेरे पास चोरी करने के लिए। नाउ अब हम रॉबरी की डिटेल्स जानते हैं कि क्या चोरी होने वाली है। तो वो जो ज्वेल्स हैं, जो हीरे हैं, उनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 15,000 पाउंड्स के हैं वो, और उन्हें बेच के ये 5,000 पाउंड आराम से कमा लेगा और उनसे अपनी बुक्स खरीदने वाला। अभी ये जो है रेडी हो गया चोरी करने के लिए। कितने के ज्वेल्स है? 15,000 पाउंड के। बेच के 5,000 मिल जाएंगे, उससे बुक्स आ जाएंगी इसकी बहुत आराम से। नाउ ये बैक पैक करता है अपना, उसमें सारे इक्विपमेंट्स रख लेता है चोरी करने के, एंड पहुंच जाता है शॉर्ट ओवर ग्रैंड्स के बाहर। और ये देख भी लगता है कि सर्वेंट्स ने किचन बंद करी और वो जो है पिक्चर देखने के लिए चले गए। अब ये जाता है और किचन का जो डोर था उसी पे चाबी जो है वो लटकी हुई थी। ये उस चाबी को निकालता है, अपने ग्लव्स पहनता है। ही इज़ अ वेरी शातिर चोर। पहले अपने ग्लव्स पहनता है, एक भी फिंगर टिप का ना बिल्कुल ऐसे छुपा देता है अपने फिंगर टिप्स को, और जैसे ही ऐसा करके अपना एंटर करता है किचन के थ्रू उस घर के अंदर। अब वो घर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी था, वो आ जाता है किचन के अंदर। अब वो डॉगी को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं डरता है। अब तुम डर जाओगे ना, डॉगी भौंकेगा, लोगों को पता चल जाएगा। नहीं, ये डॉगी को देख के डरता नहीं है और उसको उसके नाम से बुलाता है, कहता है शेरी शेरी। उस डॉगी का नाम था शेरी। ठीक है, तो ये शेरी भाई साहब जो है उसके पहले ही इससे फ्रेंडशिप कर चुका था ये शेरी से, और इसे पता है कि अगर आपको डॉग का नाम पता है ना तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला है, इसको ऐसा लगता है। तो वो उसको शेरी को शेरी से नाम से बुलाता है और शेरी आगे इसे प्यार करने लगता है, रैदर देन कि इस पे भौंके, इसके साथ कंफर्टेबल बिल्कुल ऐसे घूम रहा है जैसे इसका दोस्त हो। ठीक है, अब इसको शेरी से कोई डर नहीं था। अब ये जाता है ड्राइंग रूम में जहाँ पे वो सेफ थी। तो द सेफ इज़ हिडन इन ड्राइंग रूम, और वो भी एक सिंपल सी पेंटिंग है, उसके पीछे वो सेफ को जो है छुपा रखा है। एक बारी को तो उन पेंटिंग्स को देखकर इसे लगा था इन्हें कलेक्ट कर लूँ, बट इसके घर में इतनी जगह नहीं है कि पेंटिंग कलेक्शन ये स्टार्ट करे। तो क्योंकि शौक बढ़े हैं इसके वर्क की, भाई पेंटिंग कलेक्ट कर लूँ, बुक्स कलेक्ट कर लूँ। अब नाउ ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द सेफ। सेफ को खोलने को ये कोशिश करता है। मीनवाइल इसने बर्गलर अलार्म्स भी काट दिए हैं, सारे इंतज़ाम कर लिए हैं कि कहीं से भी पुलिस आ ना जाए। अब सडनली इसको छींक आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जो सुंदर सा बंगला के ड्राइंग रूम है वहाँ पे एक फूलदान पड़ा है और उसमें फूल हैं और फूलों से इसे एलर्जी है, तो इसको बार बार छींक आ रही थी। अब जैसे ही ये छींकता है तो एक औरत की आवाज़ आती है, एक वुमेन की आवाज़ आती है कॉरिडोर में से, व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर। तो वो जो लेडी एंटर करती है ना, जो इसको मालकिन लग रही थी, वो डर के एंटर नहीं करती है, एकदम से आवाज़ लगा के इसको पूछती है क्या हुआ है आपको, कोल्ड हुआ है या एलर्जी हुई है, हे फीवर हुआ है। हॉरेस बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और एकदम से कहते हैं नहीं नहीं मुझे हे फीवर है, मतलब कोल्ड नहीं है, मुझे हे फीवर है। एंड एट दैट टाइम वो लेडी एंटर करती है। वो बहुत सुंदर थी, रेड कलर की उसने ड्रेस पहन रखी थी, और जैसे ही वो वहाँ आती है तो शेरी आकर उसे भी प्यार करने लगता है। इससे शेरी ने सारा काम बिगाड़ा है भाई साहब। ठीक है, अब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट वे में आती है, ये नहीं कि भाई डर गई हो, घर में चोर आया है, वह बिल्कुल नहीं आती थी डरे हुए मूड के अंदर। सिंपल आके वहाँ पे खड़ी हो जाती है और उसे कहती है तुम्हारी छींकों की आवाज़ ना मुझे ऊपर तक आ रही थी जैसे तुम छींक रहे हो। अब हॉरेस को लगता है कि अरे मैं तो बहुत सीरियस सिचुएशन में पड़ गया हूँ कि मालकिन घर में है और मैं यहाँ नीचे बैठ के चोरी कर रहा हूँ, बट इसे लगता है चलो कोई बात नहीं, इतनी फ्रेंडली वे में मुझे बात करी है तो मेरे बचने के चांसेस हैं, मैं निकल सकता हूँ अभी भी यहाँ से। शी इज़ अम्यूज रादर देन फ्राइटेंड। अब वो जो मालकिन है घर की, वो हंस रही है, उसे कोई डर नहीं लग रहा कि घर में चोर आ गया, वो ऐसे बिल्कुल जॉली मूड के अंदर रहेगी। एंड उससे हॉरेस को लगा कि भाई कोई बात नहीं, एक चांस है मेरी, मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। अब वो उससे पूछती है अब तुम क्या करने वाले हो, तो हॉरेस कहता है मेरा यही लग रहा है मेरे को कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो फिर वो कहती है अच्छा कैसे भाग जाओगे, मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। सो देन हॉरेस उसे रिप्लाई करता है मैं फ़ोन की तरह काट चुका हूँ, तुम पुलिस को नहीं बुला पाओगी। तब भी वो बिल्कुल सिंपली डील करती है, ये नहीं कि डर जाए उसके ये कहने के बाद। और फिर हॉरेस उसे डराने की कोशिश करता है कि मैं तो कुछ भी ऐसा कर दूंगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, यानी कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें बेहोश कर दूंगा और यहाँ से भाग जाऊँगा। तब भी ये मैडम नहीं डरती हैं। शी रिमेन्स फियरलेस विच कन्फ्यूजेज हॉरेस। अब हॉरेस को लगता है यार ये तो डर ही नहीं रही किसी बात से, और फिर ये सोचता है अब एक ही तरीका है, डर के तो ये आंटी मान नहीं रही है, आंटी नहीं थी वैसे, शी वॉज वेरी प्रिटी, ये मान नहीं रही है, अब इसको किसी और तरीके से बनाना होगा। तो वो जाके उसको कहता है प्लीज़ 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 मुझे जेल में मत डलवाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कोई चोरी नहीं करने वाला हूँ। तो ही प्लीड्स विद हर सेइंग ही ओनली स्टील्स फ्रॉम द रिच एंड हेट्स प्रिजन। कहता है मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, मैं गलत काम के लिए चोरी नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छे कॉज के लिए मैं चोरी करता हूँ, और सिर्फ अमीरों के यहाँ चोरी करता हूँ, गरीबों को तंग नहीं करता हूँ मैं जाके, और मुझे प्रिजन से बहुत डर लगता है, प्लीज़ पुलिस को मत बोलो। अब वो बोलती है आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग गाइज। मतलब क्या कह रही है, भाई मुझे हमेशा
हमेशा गलत लोग ही क्यों पसंद आते हैं। और यहाँ पे हॉरेस तो भैया सोच रहा है ये फ्लैट हो गई है मेरे पे, ये तो मुझे कुछ भी नहीं कहने वाली है, मेरे पे पूरा चांस है कि मैं निकल जाऊँ। बट वो थी चंड चलाक, अभी पता चलेगा तुम्हारे को क्या उसके एक्चुअल प्लान्स थे। अब वो जो वहाँ लेडी थी उसने एक परफेक्ट ट्रैप सेट कर दिया हमारे हॉरेस के लिए, उसे डरा दिया और उसको वहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। अब हॉरेस उसे कह रहा है प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। अब ये साइड में जाती है और वहाँ पे एक सिगरेट पड़ी होती है और उस सिगरेट को जाके उठा लेती है। अब क्योंकि वो उसे प्लीज़ करना है हॉरेस को, तो वो क्या करता है, अपना ग्लव्स निकालता है, लाइटर उठाता है और उसकी सिगरेट को लाइट कर देता है। ओके, और फिर जो है उसको जो है वो कहती है कि अच्छा एक काम करो, इफ़ यू वांट कि तुम यहाँ से चले जाओ तो एक मेरे को ना ये ज्वेल्स जो है वो इस सेफ़ के अंदर से निकाल कर दे दो तो, क्योंकि मैं भूल गई हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले भी कहा था कि इसको निकाल के आप बैंक में रखवा देता, बट मैंने रखवाए नहीं थे और आज मुझे पार्टी में जाना है इन्हें पहनकर और मुझे तो कोड ही याद नहीं है इस लॉकर का। सो एक बार इसको ना लाइन्स को रीड कर लेते हैं, समरी तो तुम्हें पता है। तो she claims she left her jewels in the safe and forgot the code. She needs them for a party that night and asks Horace to open the safe for her. अब इस समय पे हॉरेस को उस पर बिल्कुल शक नहीं होता कि ये कैसे कह रही है, ये भूल गई है नंबर्स एंड ऑल दैट। हॉरेस उसकी स्टोरी को बिलीव कर लेता है। अपने ग्लव्स उसने एक तो उतार ही रखा था सिगरेट जलाने के लिए, दूसरा ग्लव भी उतार देता है। उसकी फिंगर टिप्स अब पूरी जगह पे आ जाती हैं और वो जो है सेफ खोलकर ज्वेल्स उसको दे देता है और अपने घर चला जाता है। नाउ आफ्टर 3 days या आप कह सकते हो 2 दिन बाद हॉरेस अपना प्रॉमिस रख रहा था। हॉरेस ने उस लड़की को प्रॉमिस करा था मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा यार, अमीरों के यहाँ भी नहीं करूँगा। बट इसका ना फिर मन कर रहा होता है कि चल यार किसी और के यहाँ चोरी कर लेता हूँ, ज़रूरी थोड़ी वहाँ पे भी पकड़ा जाऊँगा। बट इतना ये सोच ही रहा होता है कि कोई और चोरी प्लान करेगा, तभी इसके घर में पुलिस आ जाती है एंड इसको अरेस्ट करके ले जाती है। हिज फिंगरप्रिंट्स वर ऑल ओवर द सेफ, पूरी सेफ पे इसके फिंगरप्रिंट्स थे। एंड जब ये बताता है कि मैंने वाइफ को ही दिए हैं, तो द रियल वाइफ ऑफ द हाउस वॉज अ 60-year-old लेडी। असली मालकिन उस घर की एक 60 साल की बूढ़ी सी आंटी थी और वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब हॉरेस जो है प्रिजन में यानी कि जेल में और वहाँ लाइब्रेरी में ही काम करता है, बुक लवर है भाई साहब ये पूरा वाला। एंड कोई भी हॉरेस की स्टोरी को जो है एग्री नहीं करता है, कोई नहीं मानता जब वो लोगों को बताता है कि वो चोरी करके गई है। एंड जो है इस बात से वो ये बोलता है कि यार उस लड़की ने तो ऑनर अमंग थीव्स का भी ध्यान नहीं रखा ना। ऑनर अमंग थीव्स क्या होता है, एक मतलब जैसे ब्रो कोड होता है ना, तो थीव कोड है यार। अगर चोर चोर इकट्ठे मिल गया तो साथ में चोरी करके बंटवारा कर लो ना ज्वेल्स का, ऐसा थोड़ी करना चाहिए था। तो वो उसे बुरा लगता है कि यार उसने थीव कोड को भी ना हमारे बिल्कुल भी ऑनर नहीं करा। ओके, तो अब इसकी जो थीम है, मॉरल है, वो सब मैं आपको क्वेश्चन पैक में प्रोवाइड कर दूंगी जो इस साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया है। ये चैप्टर हमारा सिंपल से कंप्लीट हो गया, आपको शॉर्ट स्टोरी भी पता चल गई, लॉन्ग भी पता चल गई। जल्दी से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अभी नहीं कर रहे तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। और फिर अपनी जो है कॉपी में आगे का जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसके भी कीवर्ड्स लिखते हैं। ओके गाइस, तो जल्दी से अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। अभी ये जो चैप्टर है इस समय मैंने अभी बीच में ना एक छोड़ दिया है, वो जो हमारा फुटप्रिंट्स और फीट वाला है वो एंड में करेंगे, पहले से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगता है। देखो मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं इसके, एक एक लाइन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है और जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, बस वही लर्न करना, कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर में से। है क्या इस चैप्टर में, इसमें हम जर्नी पढ़ेंगे रिचर्ड ईब्राइट नाम के साइंटिस्ट की, कि बचपन से बड़े होने तक उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ और क्या चीज़ों ने उन्हें इंस्पायर करा एक बढ़िया साइंटिस्ट बनने के लिए। रिचर्ड ईब्राइट कौन है, ये है हमारे रिचर्ड ईब्राइट जी, ठीक है। अब सबसे पहले बात आपको बता रखा है कि इतने फेमस साइंटिस्ट ये क्यों है, क्योंकि जब ये सिर्फ और सिर्फ 22 ईयर्स के थे रिचर्ड ईब्राइट, तो ये और इनका एक कॉलेज का रूममेट था, इन्होंने मिलकर एक थ्योरी निकाली थी कि हमारा जो सेल्स होते हैं ना गाइस वो कैसे वर्क करते हैं, इसके ऊपर इन्होंने एक थ्योरी निकाली थी, ठीक है। अब ये जो थ्योरी थी इनके रूममेट के साथ जो इन्होंने निकाली वो साइंस के बहुत बड़े जर्नल के अंदर पब्लिश हो गई। जर्नल क्या हुआ, देखो जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन थे हमारे और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे ना, तो ये साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं जो साइंस वर्ल्ड के लोग साइंटिस्ट पढ़ते हैं। तो एक बहुत ही फेमस जर्नल था, अब उसका नाम मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, ये तुम्हें कॉमेंट सेक्शन में बताना है, 1 मार्कर में MCQ में पूछा जाएगा उस जर्नल का नाम क्या है, यानी कि उस अखबार का नाम क्या है। उस अखबार पे इनकी ये थ्योरी पब्लिश हो गई एंड इट वाज ऐसा था जैसे कि कोई बेसबॉल प्लेयर ने पहली बारी में जाके जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, और या कोई क्रिकेट टीम का 18 साल का लड़का है, बिल्कुल न्यू कमर है छोटा सा, और वो गया और छक्के पे छक्के मारो, ऐसी सिचुएशन थी ये कि भाई 22 साल के बच्चों की जो है ना थ्योरी वो इतने बड़े जर्नल में कभी पब्लिश नहीं हुई थी। तो साइंटिफिक वर्ल्ड के सब लोगों की नज़र थी इनके ऊपर,
ठीक है जी। अब हम जानेंगे कि जब इन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो ऐसा क्या हुआ इनके बचपन में कि ये साइंटिस्ट इतने बड़े बने ये। ठीक है, तो अब इनके बचपन के बारे में हम जानेंगे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये पेंसिल्वेनिया के रीडिंग नाम के शहर के रहने वाले थे। पेंसिल्वेनिया अमेरिका में है, तो ये रीडिंग भी उसी का एक प्लस स्टेट है पेंसिल्वेनिया, उस स्टेट के शहर रीडिंग में ये रहते थे। अब इनका जो घर है, इनके ना कोई भाई नहीं है ना बहन है, ठीक है, अकेले लड़के थे ये, और पापा की भी बहुत जल्दी ही डेथ हो जाती है। तो ये ना आसपास में इनका कोई दोस्त नहीं था खेलने के लिए, तो अलग अलग टाइप की हॉबीज़ करते थे बचपन में, जैसे कभी पत्थर इकट्ठे करना, कभी कॉइन्स कलेक्ट करना, स्टैम्प कलेक्ट करना। ठीक है, ये इनका कलेक्शंस का काम था। कोई दोस्त तो है नहीं, भाई बहन है नहीं, तो इस तरीके से ये बचपन में खेला करते थे। टीम स्पोर्ट्स का कोई ऐसा कुछ था नहीं जरिया, एंड वो खुश रहते थे ये काम करके। इनफैक्ट रिचर्ड ईब्राइट ने बचपन में, इनका एक बहुत बढ़िया हॉबी थी, वो था बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना। बटरफ्लाई का नेट लेके बटरफ्लाई पकड़ते थे अलग अलग टाइप की। इनके शहर में जितनी 25 प्रकार की बटरफ्लाइज मिलती थी वो सब इन्होंने सेकंड क्लास तक सब कलेक्ट कर ली थी। तो भाई सेकंड क्लास के बच्चे तो टीवी देखते रहते हैं, बट इन्होंने सड़क पे उतर के सारी बटरफ्लाइज भी कलेक्ट कर ली थी। रॉक है, फॉसिल है, कॉइन है, सब कलेक्ट करते थे ये। अब इनकी लाइफ में इनकी मदर का रोल, चैप्टर में ना इनकी मदर के रोल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। रिचर्ड ईब्राइट की जो मम्मी है, वैसे भी इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी रिचर्ड ईब्राइट की मम्मी की, तो कहती है उसके बाद तो रिचर्ड इनकी पूरी दुनिया बन गए थे। तो इनकी मम्मी का रोल आपको याद रखना है। इनकी मम्मी के इनके लिए क्या कुछ नहीं करती थी, साइंटिफिक इक्विपमेंट ला कर दे दी थी। इनके फादर की डेथ के बाद कभी भी बेटे को अकेलापन फील नहीं होने दिया। शाम को उसको जो है बैठती थी, कभी उसको एस्ट्रोलॉजी सिखाती थी, टेलीस्कोप ला कर उनको देती थी, डिनर टेबल पे भी साथ में बैठती थी, खाना इकट्ठा खाते थे ये लोग। इनफैक्ट इवन ये रिचर्ड ईब्राइट के लिए दोस्त भी बनवाती थी, जैसे किसी बच्चे को घर पे बुला लिया कि वो मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड करे, और जो है अलग अलग माउंटिंग मटेरियल सब कुछ ला कर देती थी जिससे मेरा बेटा एक्सपेरिमेंट कर पाए। तो इनकी मम्मा का बहुत बड़ा रोल है इनके इस साइंटिस्ट बनने की जर्नी के अंदर। ठीक है, नाउ आपको मैंने बता दिया कि इन्होंने सेकंड क्लास तक जितनी भी 25 प्रकार की बटरफ्लाई इनके शहर में मिलती थी वो तो इन्होंने कलेक्ट कर ली थी, और बटरफ्लाई कलेक्शन को अब ये बंद करने वाले थे कि हो गई बटरफ्लाई कलेक्शन। एंड एट दैट मोमेंट इनकी मम्मी ने गिफ्ट कर दी है एक बुक, जिसकी फोटो मैंने लगा दी है। ये बुक है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। ये जो बुक है एक बच्चों की बुक है रीडिंग करने की, और इसमें मोनार्क बटरफ्लाई जैसे ट्रैवल करती है ना, माइग्रेट करती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, उसके बारे में बता रखा है। एंड इस बुक के एंड पे एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा और बड़ा सी चैलेंजिंग और सा एक एक्सपेरिमेंट दे रखा था बच्चों को परफॉर्म करने के। जैसे साइंटिफिक बुक्स में एक्सपेरिमेंट नहीं दे रखे होते कि घर पे एक्सपेरिमेंट करो, वैसे ही इस बुक के एंड में एक एक्सपेरिमेंट था जिसको डॉक्टर अर्कर्ट ने दे रखा था। ये थर्ड मेन कैरेक्टर है, ये सच्ची के हैं, कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। ये जो डॉक्टर अर्कर्ट थे ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इन्होंने इस बुक के एंड में एक एक्सपेरिमेंट दिया था बच्चों के लिए कि जो भी बच्चा इस बुक को पढ़ा अगर वो चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि वो अपने घर के पास में ये वाली जो बटरफ्लाई होती है ना, मोनार्क बटरफ्लाई, अगर वो उन्हें मिले तो उन पे एक स्टिकर लगा दे। ठीक है, फिर क्या होगा कि जैसे ये ट्रैवल करके कहीं और गई, अब ये गई रीडिंग शहर से जहाँ हमारे रिचर्ड ईब्राइट रहते हैं, वहाँ से किसी दूसरे शहर में गई है, तो ये टैग से पता चल जाएगा कि अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, कुछ स्टिकर्स लगाने थे। तो रिचर्ड ईब्राइट की मम्मी मैसेज करती है, यानी कि लेटर लिख के भेजते डॉक्टर अर्कर्ट को, वो सारे एडहेसिव टैग्स और स्टिकर्स भिजवा देते हैं। और फिर रिचर्ड ईब्राइट की एक नई हॉबी हो गई, ये मोनार्क बटरफ्लाइज पकड़ते थे, उन पर स्टिकर लगाते रहते थे। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा टायरिंग काम था कि हम बटरफ्लाइज को पकड़े, तो भाई ये बहुत चालू थे रिचर्ड ईब्राइट। इन्होंने क्या करा, अपनी बेसमेंट के अंदर ही बटरफ्लाइज के बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए, उनको रेयर करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो पूरा का पूरा बचपन इनका ऐसे ही बीता कि ये अपनी जो है बेसमेंट में बैठे रहते थे और बटरफ्लाई रेयर करते थे, फिर उस पर टैग लगा देते थे। ओके, अब धीरे धीरे इस चीज़ का भी इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था बटरफ्लाई को टैगिंग करने का। एक ही बटरफ्लाई का इनको रिस्पॉन्स पता चला था कि वो कितनी दूर गई है, वो भी अपने घर से बहुत ही कम की दूरी पे इन्हें मिल गई थी, 25 माइल और समथिंग लाइक दैट। सो ही वॉज अबाउट टू गिव अप ऑन द बटरफ्लाई थिंग, और तभी इनको पता चलता है रियल साइंस का मीनिंग। 7th क्लास आती है इनकी रिचर्ड ईब्राइट की, और इनके स्कूल में ना होता है एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज। ठीक है, क्या ऑर्गेनाइज होता है? एक साइंस फेयर होता है। अब इस फेयर में इनको कोई प्राइज़ नहीं मिलता। इन्हें तो लगता था हमें साइंस में बहुत अच्छा, बट कोई प्राइज़ नहीं मिलता। इन्होंने सिंपल एक स्लाइड दिखाई थी, आई थिंक सो फ्रॉक के टिश्यूज़ की। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया था। तो फिर इन्हें जब बुरा लगता है कि यार मैं तो जीता नहीं, और इन्हें घर पे आके समझ में आया कि साइंस का मतलब खाली प्रेजेंटेशन नहीं है,
साइंस का मतलब है आपको रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाने हैं। फिर इनकी मम्मा ने और इन्होंने डॉक्टर अर्कर्ट, वो जो ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स के पीछे से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ना, उनको लिख के भेजते हैं कि बताओ हम क्या एक्सपेरिमेंट करें, और वो एक पूरी लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बता देते कि आप इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब जब रिचर्ड ई ब्राइट 8th ग्रेड में आते हैं, अब गाइस आई एम टेलिंग यू, अगर यही चीज़ अभी तुमने बुक से पढ़ी होती है आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। मैं जो बता रही हूँ इट्स कवरिंग ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम योर बुक, तो ध्यान से सुन लो इसको। 7th क्लास में क्या हुआ, 8th क्लास में क्या हुआ, अब इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे चैप्टर का शुरू हो रहा है। अब जब ये 8th क्लास में आ जाते हैं, इन्होंने एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट करा इस साल के साइंस फेयर के लिए, ठीक है, साइंस कंपटीशन आप कह सकते हो, जो पूरा डिस्ट्रिक्ट और इनका आगे फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी ये जाने वाले हैं। तो इस वाले में इन्होंने क्या करा, इनके इस पूरे के पूरे शहर का था ये, इन्होंने एक वायरल डिजीज़ जो है, जो ये मोनार्क बटरफ्लाई के कैटरपिलर को हो जाती है, उसे टेस्ट करा। तो ये मोनार्क बटरफ्लाई है, इसका जब वो कैटरपिलर स्टेज में होती है तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो है कैटरपिलर, इनको डिजीज़ हो जाती है, और वो डिजीज़ एक बीटल करता है, एक बीटल जो कीड़ा होता है उसकी वजह से होते हैं। तो इन्होंने अपने बेसमेंट में उस कैटरपिलर को रेस करा उस बीटल की प्रेजेंस में। अब इनको कोई रिजल्ट तो नहीं मिला कि वो बीमारी हुई उससे या नहीं हुई, बट स्टिल इन्होंने वहाँ पे जाके दिखाया फेयर में कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा है, एंड दिस टाइम वो जो है जीत जाते हैं, ठीक है। 9th क्लास में इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करा। अब की बार भी इनका टॉपिक ये बटरफ्लाइज वाला ही था, मोनार्क बटरफ्लाइज वाला। इस टॉपिक में इन्होंने अब की बार 9th क्लास में टॉपिक रखा कि ऐसा माना जाता है कि जो वाइस रॉय बटरफ्लाई होती है, तो ये मोनार्क बटरफ्लाई है, इसके जैसी सी ही, उधर फोटो लगा दूंगी, वाइस रॉय बटरफ्लाई दिखती है। देखने में तुम्हें डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट है डिफरेंस, ठीक है, इनके ये निशान जो होते हैं इन पे, इसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो ऐसा कहा जाता था कि ये जो वाइस रॉय बटरफ्लाई है जो मैंने यहाँ लगाई है, ये इन मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती है, क्योंकि जो बर्ड्स यानी कि जो चिड़िया होती है उनको मोनार्क का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए ये वाइस रॉय मोनार्क को कॉपी करती है कि वो उनसे बच जाए खाने से। इन्होंने इस चीज़ को ट्राई करा, इसका भी इनफैक्ट इनको जो रिजल्ट में पता चला कि ऐसा नहीं था, इनफैक्ट जितनी भी जो बर्ड्स होती है ना, वो इसको बहुत शौक से खाती थी मोनार्क बटरफ्लाई को। अब इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट जब दिखाया तो फर्स्ट प्लेस इन्हें जूलॉजी डिपार्टमेंट में मिल गया साइंस फेयर के, और ओवरऑल साइंस फेयर में ये 3rd आ गए थे। तो अब ये जीतना इनका शुरू हो गया। पहली बार तो हार गए थे तो बुरा लगा, बट देन ही ग्रो, ठीक है। अब आया हाई स्कूल यानी कि 10th क्लास आ गई। अब इन्होंने एक बहुत मेजर एक्सपेरिमेंट करा, और इसी से आगे जो सेल के ऊपर थ्योरी लिखी है ना, वो कहीं ना कहीं यहीं से इनकी बनती रही। इन्होंने स्टडी करा मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा को, ये है मोनार्क बटरफ्लाई का प्यूपा, इसमें से निकलेगी वो पूरी बटरफ्लाई हमारी। अब ये जो प्यूपा है, इस पर ये गोल्ड स्पॉट देख रहे हो, 1 2 3 ऐसे ऐसे 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं इस प्यूपा के ऊपर। ऐसा लोग कहते थे कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स है ये सिर्फ दिखावे के हैं, मैंने कि सजावट के हैं, नेचर के, इसका कोई काम नहीं है। बट इनके जो प्रोफेसर डॉक्टर अर्कर्ट थे उनको नहीं लगता था कि ऐसी बात है, उन्हें लगता था कि कुछ गड़बड़, कुछ मतलब है बढ़िया चीज़ इनके अंदर। तो उन्होंने इन्हें कहा कि एक्सपेरिमेंट करो, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो इस पूरे के पूरे बटरफ्लाई के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है। इस प्राइस से ये फर्स्ट आ जाते हैं पूरे के पूरे काउंटी फेयर में, और फिर इंटरनेशनल फेयर में भी, यानी कि जो सब कंट्रीज़ का फेयर होगा वहाँ की भी एंट्री मिल जाती है इनको, और फिर ये आगे यही मोनार्क बटरफ्लाइज पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। नाउ ई ब्राइट जो है गाइस, इतना जो है आगे एक्सपेरिमेंट करते रहे, 11th में भी करा, 12th में भी करा। इस सब की वजह से इनको अपॉर्चुनिटी मिली समर के अंदर, यानी कि गर्मी की छुट्टियों के अंदर बड़ी बड़ी जो आर्मी लेबोरेटरीज होती है ना, वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे काम करने की, ठीक है। नाउ फाइनली जो है एक और इन्होंने प्रोजेक्ट करा था अपना, कौन सी क्लास में, आई थिंक सो इनका 12th क्लास का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या करा, ये सर्च करा उन्होंने कि वो जो इन्होंने हार्मोन पता लगाया था ना, हार्मोन जो मोनार्क के प्यूपा में से वो गोल्ड स्पॉट्स वाले में से निकल रहा था, अब इन्होंने उसको प्रूफ करके दिखाया। इन्होंने एक बटरफ्लाई के विंग को जो है ग्रो करा, उस वाले जो वो है हार्मोन को फीड करके। तो ही कंटिन्यू द रिसर्च एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। ओके, अब ये रहा गाइस हमारा 12th क्लास वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। 11th क्लास में तो उसी को ये आगे बढ़ाते रहे मोनार्क प्यूपा को। अब आया हमारा सीनियर ईयर यानी 12th क्लास वाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या करा, इन्होंने डिस्कवरी करी क्या कि जो वो हार्मोन निकलता था ना गोल्ड टाइनी स्पॉट्स के अंदर से, ही ग्रू सेल from a monarch wings and showed that cells would only develop into proper wing scales if they were fed the hormone from the gold spots। यानी कि मोनार्क बटरफ्लाई का एक पर को इन्होंने जो है
कल्चर और इन्वायरमेंट में रेयर करा, और वो कब हो पाया, विंग के स्केल्स कब हो पाए, जब उस सेल को जो है वो हार्मोन मिल रहा था जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स में से आता था। अब इससे ये फर्स्ट आ गए इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी इवन। तो वो बच्चा जो एक बार ही हार गया था 7th ग्रेड में, आज वो इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी जीत गया था, ठीक है। आफ्टर हाई स्कूल ये बहुत देर काम करते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी। इसे मत लर्न करो, कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज़ में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स में इन्हें काम करने का मौका मिल गया। फाइनली ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ से भी टॉप स्टूडेंट्स की तरह ये जो है रहे, और बहुत ही अच्छा स्कोर रहा था इनका अपना यूनिवर्सिटी में भी। ना जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे तो वहीं पे उसी यूनिवर्सिटी में वही रूम के अंदर जो है जहाँ पर इनका हॉस्टल का रूम था, हार्वर्ड में रहकर ये और जो है ये हार्मोन्स के जो है ऊपर और जो इतना भी सेल्स है, स्ट्रक्चर्स हैं, इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। और एक दिन इनको फिर एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर लेते हैं ये, ठीक है। अब जो इनकी फाइनल डिस्कवरी हुई थी जिसकी वजह से वो न्यूज़पेपर में तो छपी थी, वो सब हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। ये यहाँ पे रह के वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, मोनार्क प्यूपा पे, फिर हार्मोन्स पे, फिर केमिकल स्ट्रक्चर्स पे, सेल्स पे। एक दिन ऐसा हुआ था कि ये जो केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसको स्टडी कर रहे थे, और वहीं से उन्हें आइडिया मिलता है और इन्हें समझ में आ जाता है कि जो हमारा डीएनए है ना, उसको जो हमारे सेल्स हैं कैसे रीड करते हैं। ये चीज़ इनको समझ में आ जाती है, और इसके बाद इन्होंने इस चीज़ को समझने के बाद अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके मॉडल्स बनाए, उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए लिखना शुरू करा। एंड यही वाली इनकी जो थ्योरी थी वो छपी थी उस बड़े वाले जर्नल के अंदर। एंड इस चीज़ से जो है अगर वो उन्होंने जो लिखा है अगर वो प्रूव हो गया तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसका भी हमें इलाज मिल सकता है। तो लास्ट इनकी जो रिसर्च थी जो हार्वर्ड में, जिसने एक ब्रेक थ्रू था, आप समझो कि वो कैसा था कि इन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसको स्टडी कर रहे थे। वहाँ से इन्हें समझ में आया कि कैसे जो हमारा सेल है, जो हमारा डीएनए होता है ना, जैसे पूरी हमारा पता चलता है जो हमारे इनहेरिटेड जीन्स एंड ऑल दैट, तो हमारा सेल डीएनए को कैसे रीड करता है ये इन्होंने पता लगाया उस रिसर्च के थ्रू। और ये सब कैसे होता था, ये पर तो बटरफ्लाइज के ऊपर स्टडी रहे थे, हार्मोन्स पे पहुंचे, फिर धीरे 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 ये ह्यूमन एनाटॉमी को भी समझ गए इसके थ्रू। अब फाइनली जो है आपको रिचर्ड ई ब्राइट के और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बता रखा है। बीइंग अ गुड साइंटिस्ट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाकी काम नहीं करते थे, ये एक अच्छे डिबेटर भी थे, अच्छे कैनोइस्ट भी थे, यानी कि बोटिंग भी बहुत अच्छी करते थे। साथ ही के साथ में ये बड़े बड़े जो डिबेटिंग क्लब्स होते हैं इवन यूएन के भी, उसका भी मेंबर रहा करते थे। तो ही वॉज ऑल राउंडर। फोटोग्राफ भी बहुत अच्छी खींचते थे, साइंस इक्विपमेंट की हो या फिर ऐसी साइंटिफिक वाली जो फोटोग्राफी होती है वो भी अच्छी करते थे। अब लास्ट में इनके एक और टीचर के बारे में आपको बता रखा है जिसपे शायद पूछा जा सकता है कि इनके सोशल साइंस के टीचर थे मिस्टर वियरर, ठीक है। मिस्टर वियरर ने हमें बताया रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में कि ये किस टाइप के इंसान थे। तो गाइस इनको हमेशा जीतना था, देखा ना 7th क्लास में एक बार हारे क्या, हमेशा फिर उसके बाद यू हैव टू विन विन विन। बट रिचर्ड ई ब्राइट को इसलिए नहीं जीतना था कि वो कंपटीशन के लिए जीतना चाहते थे, नो, उनके मन से था कि नहीं मुझे एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है, आई हैव टू विन एंड विन फॉर द राइट रीजंस। फाइनली आप ये कह सकते हो कि रिचर्ड ई ब्राइट को एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनाने के लिए देयर आर 4 इंग्रेडिएंट्स, और एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर, बताओ क्या 4 इंग्रेडिएंट होते हैं एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए। तो पहला होता है एक शार्प माइंड आपको चाहिए ऑब्वियसली, दूसरा क्यूरोसिटी चाहिए चीज़ों को जानने की, जैसे कि अगर वो टाइनी स्पॉट्स हैं गोल्ड वाले तो रहने दो ना, नहीं इन्होंने चेक करा जाके भाई क्यों है ये, ठीक है। एंड आपको क्या चाहिए, और उसके साथ में आपको चाहिए सपोर्ट अपनी फैमिली वालों का, और इससे आप एक बहुत ही अमेजिंग से साइंटिस्ट जो है वो डेफिनेटली बन सकते हो। तो फाइनली ये लर्न कर लो, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा क्या क्वालिटीज़ होती है एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए। तो एक क्यूरियस माइंड चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए, आपको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट चाहिए, और राइट सपोर्ट चाहिए। ओके जी, तो विद दिस गाइज ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अभी इसमें 8th क्लास से लेके 9, 10th, 11th, 12th ये वाले एक्सपेरिमेंट याद कर लेना, इनकी जो मेजर डिस्कवरी थी वो याद कर लेना, दैट्स इट। जो आपका क्वेश्चन आंसर्स का पैक मैंने बनाया है वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो जो इस चैप्टर की हमें लर्न करनी है। अब जल्दी से शुरू करते हैं अपने अगले चैप्टर को, द नेकलेस, फिर भोली पढ़ेंगे, और फिर फुटप्रिंट्स और फिट, हाँ 1-2 ही बच गए हैं। चलो चलो चलो, वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से लाइक कर दो। अब करते हैं अपना अगला चैप्टर। तो अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है द नेकलेस। तो सबसे पहले द नेकलेस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम कमेंट करो, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब ये चैप्टर की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी, इसमें एक लड़की है, लेडी है, शादीशुदा, इसका नाम है मटिल्डा लॉसल।
इसके हस्बैंड का नाम है मिस्टर लॉजल। अब मटिल्डा बहुत सुंदर सी और इसको ऐसा लगता है कि मैं डिज़र्व करती थी कि मेरी शादी किसी बहुत अमीर लड़के से हो जाए और मैं बहुत अमीर घराने में ही पैदा होनी चाहिए थी। बट शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली और शादी भी इसके एक मिडिल क्लास लड़के से ही होती है। इसके जो हस्बैंड है वो एजुकेशन बोर्ड में काम करते, सिंपल सैलरी कमाते हैं। ऐसा नहीं कि शी इज़ पुअर, नहीं, घर में हर टाइप की लग्जरी से मिल रखी है, नौकर चाकर भी हैं, अच्छा खाना भी बनता है, अच्छा खासा घर है। बट ये बैठ के हर दिन परेशान होती है और क्राई करती है इवन ये सोच सोच के कि मेरे पे पैसा क्यों नहीं है। इसकी कुछ दोस्त हैं जो काफ़ी अमीर हैं, ठीक है, इसके स्कूल टाइम की, जो अल्ट्रा रिच टाइप की हैं। ये उनको देख देख के जेलस होती रहती है कि उसके घर में तो इतनी लग्जरी कर्टेन्स हैं, इतना अच्छा फर्नीचर है, वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाती है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। एवरी डे वो खुद को ये सोच सोच के परेशान करती रहती है। अब एक दिन क्या होता है, इसके हस्बैंड घर आते हैं एक इन्विटेशन लेकर एक बहुत बड़ी पार्टी का, और कहते हैं देखो देखो हमें इतनी बड़ी पार्टी का बुलावा है। अब ये इनविटेशन को फेंक देती है और इसके हस्बैंड परेशान, भाई इनविटेशन क्यों फेंका? तो फेंकने का रीज़न ये था कि मेरे पे कोई कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए। अब इसके हस्बैंड इसे कपड़ों के लिए पैसे दे देते हैं तो फिर भी परेशान रहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी पार्टी में क्योंकि ज्वेलरी नहीं है। फिर इसके हस्बैंड इसे कहते हैं ठीक है तुम्हारी एक जो अमीर वाली दोस्त है उससे जाके वो ज्वेलरी मांग लो, कोई एक आध दिन पहन के उसे वापस कर देंगे हम। तो ये जाती है अपनी अमीर दोस्त के पास, उससे ज्वेलरी मांग के जाती है पार्टी में पहनने के लिए, और उस पार्टी में वो ज्वेलरी खो जाती है। अब भाई ज्वेलरी खो गई तो क्या किया जाएगा, चलो चैप्टर पढ़ते हैं, पता चल जाएगा कि जब मटिल्डा वो ज्वेलरी वो नेकलेस खो देती है तो फिर उसके लाइफ के साथ क्या होता है। ठीक है, वैसे चलो बता ही देती हूँ, एंड करती हूँ। वो ज्वेलरी जब खो जाती है तो फिर उसको एक नया नेकलेस खरीदना पड़ता है जो बहुत महंगा होता है। उसकी वजह से ये लोग लोन पे चले जाते हैं, इतना लोन इनके सर पे हो जाता है कि जो अच्छे खासे घर में रहती थी वो भी छोड़ना पड़ता है और एक छोटे से कमरे में रहना पड़ता है और घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। 10 साल लग जाता है इनको उस लोन को रीपे करने के अंदर। बस एंड में क्या होता है वो एंड में ही बताऊंगी। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल सा चैप्टर, तो पढ़ लेते हैं। मेन कैरेक्टर कौन है? मटिल्डा लॉजल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है बट पुअर वुमेन। पुअर नहीं कह सकते हो आप, शी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास लिखते हैं यहाँ पे, शी वॉज नॉट पुअर, मिडिल क्लास थी, ठीक है। और ये जो है क्लर्क्स की फैमिली में जो है पैदा हुई थी, तो उस ज़माने में आप कह सकते हो कि बिल्कुल नॉर्मल घर की ही थी, ये अल्ट्रा रिच वाली बिल्कुल भी नहीं थी। इसकी हमेशा ड्रीम रहती थी कि इसको एक लग्जूरियस लाइफ मिल जाए जहाँ बहुत अमीरी हो, बहुत कंफर्ट हो। बट इसके एक शादी हो गई थी सिंपल से क्लर्क से जिनका नाम हमें बता रखा है एम लॉज़ेल, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करती थी। मटिल्डा का 24 घंटे का यही सीन था दैट शी वॉज डिसकंटेंट विद लाइफ। इसको अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, ठीक है, हमेशा ये अनहैप्पी रहती थी, अनसेटिस्फाइड रहती थी। तो मटिल्डा के लिए आपको ये लिखना होगा क्वेश्चन आंसर्स में, कैसी रहती थी वो? मटिल्डा ऑलवेज फील अनहैप्पी अनसेटिस्फाइड विद हर मॉडेस्ट लाइफ। अच्छी खासी लाइफ से भी अनहैप्पी रहती थी और ये हमेशा अपने अपार्टमेंट को देखकर परेशान होती थी, हमारे पर्दे तो बहुत बेकार है, हमारा फर्नीचर तो बहुत घटिया है और हम तो बड़े बड़े डिनर्स पे नहीं जाते, मेरे पास लग्जरी ड्रेसेस नहीं है। एवरी टाइम वो खुद को यही फील कराती थी। अब एक दिन इन्विटेशन आता है टू बॉल, ठीक है, इसके हस्बैंड आते हैं एम लॉज़ेल और वो बताते हैं कि मेरे को अपने जो है वहाँ से ऑफिस से एक इनविटेशन मिला है और उसको वे बहुत कम एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया है, बहुत रेयर लोगों को चांस मिल गया, देखो हमें चांस मिल गया, हम वहाँ पे जाएंगे। अब उस बॉल में जाने के लिए मटिल्डा कहती है कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मैं नहीं जाऊँगी। तो इसके हस्बैंड मिस्टर लॉज़ेल पूछते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हें नई ड्रेस चाहिए तो उसके कितने पैसे लगेंगे। तो वो जो है उसके पैसे बताती है 400 फ्रांक्स की, मुझे अगर नई ड्रेस चाहिए तो वो आएगी 400 फ्रांक्स की। फ्रांक्स क्या है? पहले ज़माने में जो फ्रांस था उसमें की जो करेंसी की वैल्यू थी वो फ्रांक्स होती थी, ठीक है। तो वो कहता है उसके पास सेविंग के थे 400 फ्रांक्स, बहुत मुश्किल से उसने बचा के रखे हुए थे मटिल्डा लॉज़ेल के हस्बैंड ने। तो वो अपनी पूरी सेविंग्स दे देते हैं, उसके हस्बैंड इतना प्यार करते थे उसको कि ठीक है तुम ड्रेस खरीद लेना। फाइन, ये ड्रेस खरीद लेती है बट स्टिल वो ड्रेस खरीदने के बाद भी मटिल्डा डिससेटिस्फाइड रहती है। मटिल्डा डिससेटिस्फाइड एज शी हैज़ नो ज्वेलरी, कहती है मेरे डिससेटिस्फाइड इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। देन इसके हस्बैंड ये भी सजेस्ट करते हैं कि कुछ फ्लावर्स की ज्वेलरी तुम पहन लो, फ्लावर्स की बनी हुई। तो ये उस पर भी खुश नहीं होती, कहती अच्छा इतनी बड़ी पार्टी में मैं फूल पहन के जाऊंगी, नहीं नहीं, मुझे वो अमीर औरतों के बीच में अपनी बेइज्जती नहीं करानी है। तो देन इसके हस्बैंड इसे सजेस्ट करते हैं शी बोरो ज्वेलरी फ्रॉम हर वेल्दी फ्रेंड। अब उस वेल्दी फ्रेंड का नाम याद रख लो, इनका नाम है वेल्दी फ्रेंड का मैडम फॉरेस्टियर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो मैडम फॉरेस्टियर नाम है इसकी इस वेल्दी फ्रेंड का। सो फाइनली मटिल्डा अपने हस्बैंड की सजेशन से बहुत खुश होती है एंड वो मैडम फॉरेस्टियर के घर पे विजिट करती है, हु लेंस हर अ डायमंड नेकलेस। वो उनको बहुत सारे नेकलेसेस दिखाती है, बहुत सारे अलग अलग ज्वेलरी के आइटम्स दिखाती है, बट मटिल्डा पसंद करती है एक डायमंड का नेकलेस। एंड देन जिस दिन बॉल होता है, बॉल मतलब वो पार्टी होती है बढ़िया सी, मटिल्डा वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन।
शी वॉज एडमायर्ड बाय ऑल, अमीर अमीर लोग सारे के सारे उसे एडमायर कर लेते। उसकी डांस और उसका एंथुसियाज्म नेक्स्ट लेवल था। उस दिन पूरी रात वो नाचती रही और शी वॉज ड्रिंकिंग। उसके हस्बैंड तो सो गए थे वहीं पार्टी में बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ में, बट वो बाकी लेडीज़ के साथ में सुबह के 4 बजे तक इन्जॉय करती रही थी। नाउ जब सुबह के 4 बज जाते हैं और वो पार्टी से बाहर जा रहे होते, तब क्या होता है अब ये देखो कि वो नेकलेस खोया कैसे था, इन डिटेल्स को पढ़ना है। तो आफ्टर द बॉल मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लीव हरिडली। हरिडली क्यों ये लीव करा था ये जानो। मटिल्डा जो है बाहर निकल रहे थे जब वो बॉल से, तो बाहर बहुत ठंड थी, क्योंकि ये डेट कौन सी थी, 18-19 जनवरी जो है। बता देना जरा कमेंट सेक्शन में कौन सी डेट को बॉल था बुक में लिखा है, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ 18 जनवरी थी कि या 19, देखो सब बताओ कमेंट में। तो उस दिन पे ये बॉल रखी गई थी, तो बाहर बहुत ठंड थी फ्रांस के अंदर। तो ये क्या कहते हैं, इनके हस्बैंड मटिल्डा के ड्रेस के ऊपर शॉल पहना देते हैं। अब वो शॉल तो उसकी पुरानी थी, वही बेकार सी, तो वो ऐसे वो शॉल को यूँ फेंक देती है और बाहर भाग जाती है कि नहीं नहीं, वो सारी अमीर अमीर लेडीज़ जो है ना वो मेरी शॉल को देख लेंगी। तो वो बाहर भागती है और इतनी आगे चली जाती है कि टैक्सी वाले उसे भी आगे निकल जाती है, जो कैब होती है ना वहाँ से भी आगे निकल जाती है। बेसिकली टैक्सी नहीं, कैब यहाँ पे होती है, हॉर्स कैरेज जो घोड़ा गाड़ियाँ नहीं होती, वो कोई भी नहीं मिल रही होती, इतनी आगे ये भाग के चली जाती है। अब ये और इसका हस्बैंड क्योंकि पीछे रह गए सारे के सारे कैब वाले, अब तो मिल नहीं सकती। वो रात को 4 बजे जो है या सुबह के 4 बजे चिकन से सड़क पे चल रही होती है और अपने अपार्टमेंट के लिए अब उन्हें चल के जाना पड़ रहा था, ठीक है। और बारिश भी हो रही थी धीरे धीरे, बट फाइनली एक इनको घोड़ा गाड़ी मिल जाती है रात को और ये उसमें बैठ जाते हैं और अपने अपार्टमेंट पे उतरते हैं। नाउ जब ये अपने घर जैसे ही पहुंचते हैं तो मटिल्डा एक बारी खुद को देखती है शीशे में और तभी उसे दिख जाता है कि मेरा नेकलेस खो गया है। मटिल्डा के हस्बैंड जाके चेक भी करके आते हैं पूरे रास्ते पे कि नेकलेस मिल जाए, कोई नेकलेस नहीं मिलता। वो अखबार में दिखवा देते हैं कि इनाम देंगे वो अगर किसी ने नेकलेस ढूंढ लिया। एक हफ्ता रुक भी जाते हैं, वेट करते हैं किसी का रिप्लाई, किसी का रिप्लाई नहीं आता। अब मीनवाइल जो है मिस्टर लॉजल अपनी वाइफ मटिल्डा को सजेस्ट करते हैं कि तुम्हारे से नेकलेस खो गया है ना, एक काम करो अपनी जो फ्रेंड है ना उसको लेटर लिख के भेज दो कि जो नेकलेस है वो थोड़ा सा टूट गया, हम उसे सही करा के वापस लेंगे। और एक हफ्ते ये दोनों बैठ के वेट करते हैं कि शायद किसी को गिरा हुआ मिल जाए वो नेकलेस और वो उन्हें रिटर्न कर दे, बट कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब इनके पास बस एक ही ऑप्शन था कि वो रिप्लेस करे उस नेकलेस को। एंड गाइस इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं थी, 400 फ्रांक्स ही इनके लिए बड़ी बात थी और जो वो रियल नेकलेस था उसे इन्हें ढूंढना था। तो नाउ जो मिस्टर लॉजल है वो नेकलेस को सर्च करते हैं, जब वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है तो वो एक जगह ढूंढते हैं, एक शॉप थी वहाँ पे पैलेस रॉयल, ठीक है, याद रखो इस शॉप का नाम। यहाँ पे वो सेम टू सेम नेकलेस मिल रहा था। कितने का मिल रहा था वो सेम टू सेम नेकलेस? 36,000 फ्रांक्स का। भाई जिस आदमी के लिए 400 फ्रांक्स ज़्यादा थे, सोचो 36,000 फ्रांक्स का, 36,000 फ्रांक्स का ये नेकलेस मिल रहा था। इनके पास ऑलरेडी 18,000 फ्रांक्स थे जो जायदाद में इन्हें अपने पापा से मिले थे, ये उसको भी रख लेते हैं अपने, और बाकी बचे हुए पैसे 36 में से 18,000 घटा दो, जितने बचे उसका ये बड़े बड़े लोगों से लोन लेते हैं, कभी मनी लेंडर से, कहीं बैंक से, कहीं से लोन ले लेते हैं और एक नया नेकलेस खरीद के मैडम फॉरेस्टियर को जाके वापस करते हैं। अब इतना लोन जो इनके सर पे आ गया था उसको रीपे करने के लिए, टू पे ऑफ डेट, मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी। नाउ शी वॉज लिटरली लिविंग पॉवर्टी गाइज। अब आई थी इसकी पॉवर्टी। ये स्मॉल चीप अपार्टमेंट में जाके शिफ्ट होते हैं। मटिल्डा को हार्ड लेबर करना पड़ता है, घर का हर काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना। वहाँ पे पानी का भी सिस्टम नहीं था, बाल्टियाँ भी भर भर के ले जानी पड़ती थी ऊपर। वो शॉपकीपर्स पे जाके सब्जी खरीदना, एक एक रुपए के लिए, एक एक फ्रांक के लिए वो जो है बार्गेनिंग करती थी। 10 साल लग गए ये सब करते करते। एंड इनके हस्बैंड ने भी पूरी मेहनत करी। वो सभी अलग अलग कंपनीज के जाके अकाउंट्स मेंटेन करते थे, कॉपी करते थे एक एक पेज को 5 सू में, यानी कि 5 पैसे में, अगर हमारे समय को 5 पैसे में एक एक बैठ के बुक्स लिखा करते थे, पब्लिशर की कॉपी करते थे। बहुत काम करा एंड 10 ईयर्स लग गए इस पूरे डेप को रिपे करने के लिए। क्या डेप कि भाई अब नेकलेस अगर ना पहना होता इसने नेकलेस तो कुछ होता नहीं ना। अब फाइनली जब पूरा का पूरा जो है ये सब कंप्लीट हो गया था, जो है लोन क्लियर हो गया था, मटिल्डा एक दिन आफ्टर 10 ईयर्स द डेट इज फाइनली पेड। मटिल्डा कैसी दिखती थी अब पहले ये देख लो, बिल्कुल ऐसी स्ट्रॉन्ग सी लेडी, तो बिल्कुल ऐसी स्ट्रॉन्ग सी लेडी लगने लगी थी। वो प्यारी सी जो है ना, वो छुई मुई सी लड़की नहीं लग रही थी, वो ना आउट लगती थी, थकी हुई हमेशा दिखाई देती थी, हाथ रफ हो चुके थे, बाल बने हुए नहीं होते थे। वो सुंदर वाली मटिल्डा बिल्कुल भी नहीं लगती थी अब वो ना। फाइनली एक दिन ये वॉक करने जा रही होती है बाहर शाम को, अब रिलैक्स कर रही थी ना, थोड़ा रीपे हो गया है लोन, तो ये शाम को गार्डन में वॉक करने गई हुई थी। तो वहाँ गार्डन में इसे अपनी वही दोस्त मैडम फॉरेस्टियर दिखती है और उसके पास तो अपना बेबी भी था। अब
ये उससे जाके बोलती है हेलो कैसी हो तुम, तो वो इसे पहचानती ही नहीं है। तो वो इसे बताते हैं कि मैं मटिल्डा हूँ। तो वो इसकी फ्रेंड कहती है अरे मटिल्डा तुम्हारे को क्या हो गया कि तुम किस हालत में आ चुकी हो। तो ये उसको सीधा बोल देती है मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। एंड देन शी आस्क्स मेरी वजह से कैसी हो गई है तुम्हारी ये हालत। सो वो बताती है मटिल्डा फिर उसको कि तुम्हें याद है तुमने मुझे नेकलेस दिया था, वो ना मुझसे खो गया था। तो मैडम फिर से कहती है खो कैसे गया था, वो तो तुमने मुझे रिटर्न कर दिया था नेकलेस। कहती है नहीं मैंने ना तुम्हें नया नेकलेस खरीद के रिटर्न करा था, वो वाला हमने खो दिया था, फिर हमने लोन लिया और तुम्हें तो पता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, इसी की वजह से मेरी ये हालत हुई है, इतना हमें लोन रीपे करना पड़ा। और वहीं पे उसी समय उसकी जो वो फ्रेंड थी ये सुनकर कि डायमंड का नया नेकलेस खरीद के मटिल्डा ने उसे दिया था, उसका यूँ हाथ पकड़ती है और उसे कहती है माई पुअर मटिल्डा मेरा नेकलेस तो फेक था, वो तो सिर्फ 500 फ्रांक्स का था। और यहाँ पे आपका चैप्टर दी एंड। मटिल्डा स्टंड, मटिल्डा बिल्कुल स्टंड होकर खड़ी रहती है और अब उसे समझ में आता है कि इतने नेकलेस के लिए जो सैक्रिफाइस उन्होंने करे वो कुछ भी नहीं थे, वो तो एक फेक नेकलेस था 500 फ्रांक्स का। अब इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है, तो इस चैप्टर की थीम है मटीरियलिज्म पे, कि गाइज हमें इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए कि हमें लोग अच्छा कहेंगे, मुझे अच्छा नेकलेस पहनना है। हाँ आप कमाई करो उससे खरीदो कोई बात नहीं, बट मटिल्डा पे सब कुछ था, वो तब भी रोती रहती थी हमेशा। और शायद अगर इन्होंने सच कर दिया होता, ठीक है, इन्होंने अपनी फ्रेंड को जाके सच बता दिया होता तो ये बच जाते, ये बताते हमसे खो गया, तो वो कहती 500 फ्रांक्स का, ये 500 का दे देते। इन्होंने भी झूठ बोला, इनकी गलती थी। एंड हाउ स्मॉल थिंग्स, हमारी छोटी सी गलती भी हमारी लाइफ में कितना बड़ा इफेक्ट लेकर आ सकती है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ द स्टोरी। तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, स्टोरी में बस यही है। अब इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि जल्दी से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे, भोली। ओके गाइस, तो अब हम आ चुके हैं हमारे चैप्टर, कौन सा चल रहा है, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, भोली पे आ गए हैं। ठीक है, ये चैप्टर इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आई होप तुमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनके कीवर्ड्स लिख लिए होंगे कॉपी के अंदर। इस वन शॉट को अटेंड करते हुए कॉपी जरूर रखो सामने, जो जो मैं कमेंट्स करा रही हूँ कमेंट करो, और जो है जल्दी से भोली के राइटर का नाम भी अभी जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम, अब हम इसमें एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम भोली है। भोली क्यों है, क्योंकि वो बहुत सीधी सी है तो इसलिए उसका नाम भोली रख दिया है। बचपन में जब ये छोटी सी थी ना तो अपने पालने में से गिर गई थी, भाई कहाँ गए नोट्स, ये रहे, अपने पालने में से ये गिर गई थी। ठीक है, तो इसके सर पे लग गया था थोड़ा सा, इस वजह से ये बोलना बहुत देर से शुरू कर दिया। फिर इसको ना वो स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जैसे चिकन पॉक्स नहीं होते वैसे स्मॉल पॉक्स टाइप हो जाते हैं। और वो स्मॉल पॉक्स चली जाते तो पूरे फेस पे पूरी बॉडी पे ना इसके धब्बे रह जाते हैं। तो उसके बाद से ना इसको लोग सीधा ये, और ये थोड़ा सा हकला के बोलती थी तो इसका सब मजाक उड़ाते रहते थे। तो ये भोली ने ऐसी जिंदगी जिया कि तुम देख के हैरान हो जाओगी। तो ये बच्ची है भोली, ठीक है, बचपन में ये गिर गई थी, इस वजह से इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई और उससे बोलना बहुत लेट सीखी। जब बोली तो बहुत हकला के बोली, और इसको पॉक मार्क्स भी थे फेस के ऊपर, जो चिकन बॉक्स के बाद हो जाते हैं ना, वो वाले मार्क्स भी पूरे धब्बे थे। अब ऐसा है तो चलो ठीक है, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जो इसकी मम्मी थी और पापा थे या इसके भाई बहन थे, कोई भी भोली की चिंता नहीं करता था। कोई ऐसा इंसान नहीं था इसके फैमिली का कि इसका ध्यान रखे, ना इसे नहलाते थे, ना ही इसको जो है ढंग के कपड़े पहनाते थे, ना ही कभी कंघी करी इसकी मम्मी ने इसकी, या इससे प्यार से बात करी हो। ईच एंड एवरी टाइम सब इसका मजाक ही उड़ाते थे। तो एक बार क्या होता है, जो भोली है उसके पापा ना विलेज के काफ़ी बड़े एक ऑफिशियल थे, ठीक है, अच्छी खासी पोस्ट पे थे अपने विलेज पे, अच्छे घर की अच्छे खानदान की लड़की थी, ये पैसे वाले लोग थे गाँव के। अब इसके पापा के पास आते हैं विलेज के तहसीलदार, और वो आए थे क्योंकि उनके जो विलेज के अंदर है ना एक स्कूल खुला था। अब वो जो है स्कूल की ओपनिंग के लिए तहसीलदार आता है। वो तहसीलदार भोली के पापा को कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हारी तो इतनी सारी बेटियां, भोली की 3 बहनें और हैं, टोटल में 4 बहनें आई, 3 भाई आई थिंक सो, ठीक है। तो वो उनको कहता है कि तुम्हारी बेटियां हैं ना, तो हमें गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना है, तुम एक काम करो अपनी बेटी को स्कूल में डलवाओ। अब ये बात क्योंकि बहुत पुराने ज़माने का चैप्टर है तो इट वॉज अ बिग थिंग। उस समय सोचा जाता है लड़कियों को स्कूल पढ़ने भेजेंगे तो उनकी शादी नहीं होगी, तो इसलिए वो तो परेशान हो जाते हैं कि किसको स्कूल पढ़ने भेजेंगे। तो भोली की मम्मी कहती है ये भोली है ना, वैसे भी ऐसे से दिखती है, हकलाती है, इसकी कौन सा शादी होनी है, इसे स्कूल भेज देते हैं। अब स्कूल जाना भोली के लिए बहुत अच्छा साबित होता है क्योंकि भोली को वहाँ पे अपनी एक टीचर मिलती है जो इसे एनकरेज करती है, जो इसकी वजह से भोली की लाइफ बदलने वाली है। ये हकलाना भी भूल जाएगी और अपने लिए एक राइट लेगी और अपना स्टैंड लेगी। यही है हमारा सिंपल सा चैप्टर भोली। तो चलो भोली के लिए पढ़ लेते हैं अब क्या क्या डिटेल्स हमें बता रखी है। ये रहा इसके नोट्स पूरे के पूरे पीडीएफ में भी मैंने लगा दिए हैं। तो भोली का रियल नेम है सुलेखा, बट सब लोग उसे बुलाते थे भोली, यानी कि सिंपलटन। वो 4th बेटी थी रामलाल की नंबरदार। तो इसके पापा विलेज के एक ऑफिसर थे, इनको कहा जाता था रामलाल नंबरदार, ठीक है।
भोली जब सिर्फ 10 महीने की थी तब अपने पालने में से गिर गई थी और चोट सर पे लग गई थी, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी वजह से वो बैकवर्ड चाइल्ड यानी कि थोड़ा स्लो थी वो थोड़ी सी। फिर इसको जो है बहुत बचपन में तो बहुत प्यारी सी गोरी चिट्टी सी थी है, बट स्मॉल पॉक्स की वजह से पूरे के पूरे फेस पे पूरी बॉडी पे इसके धब्बे आ चुके थे। अब ये बोल भी नहीं पाती है 5 साल तक, यानी 5 साल तक बोलती नहीं, और जब बोलती है तो हकला के बोलना शुरू करती है, इसलिए हर बच्चा इसका मजाक उड़ाता था। रामलाल, अगर हम आगे बात करें भोली की एजुकेशन की, तो रामलाल यानी कि भोली के पापा की कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। ठीक है, जो लड़के हैं वो तो स्कूल भी चले गए, कॉलेज भी चले गए, शहर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। और रामलाल को सिर्फ और सिर्फ भोली की शादी होती है कि इसकी मैं शादी की चिंता होती है कि इसकी शादी में कैसे कराऊंगा। इसकी जो बड़ी बहन है उसकी शादी हो गई, जो दूसरे नंबर की बहन है उसका भी रिश्ता पक्का हो गया है, 3rd नंबर की बहन का भी हो जाएगा। इसकी चिंता सबसे ज़्यादा इसके पापा को रहती है। व्हेन भोली वो 7, अब जब भोली 7 साल की होती है तो इनके यहाँ पे एक स्कूल खुलता है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए इनके विलेज में। तो जो तहसीलदार होता है वो रामलाल को कहता है कि आप भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। तो रामलाल की वाइफ यानी कि भोली की मम्मी कहती है कि हम अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजेंगे, उनसे कोई शादी नहीं करेगा। तो एक काम करते हैं, भोली को भेज देते, क्योंकि वैसे भी इसके तो कोई चांस मुझे लग नहीं रहे हैं। सो रामलाल टुक भोली टू स्कूल नेक्स्ट डे। बट ये देखो, जिस दिन भोली को स्कूल लेके जाना था, भोली स्कूल जाने में डर रही थी। वाई? बिकॉज भोली को एक आध दिन पहले याद है कि उनके पापा ऐसे ही ना एक दिन तैयार करके जो है अपनी जो काऊ थी घर की जिसका नाम लक्ष्मी था उसे लेकर गए थे, और वो उसे बेच आए थे। गाय वो वापस ही नहीं आई थी, तो वो डर रही थी कि मुझे कहीं ले जाके मुझे कहीं फेंक ना दे या कुछ ना कर दे, तो वो जाती नहीं है। तो उसके पापा कहते तुम डर क्यों रहे हो, मैं स्कूल ले जा रहा हूँ तुम्हारे को। तो फिर वो रो रही होती है, तो फिर वो कहते बेटा इसे तैयार कर दो अपनी वाइफ को, कहते। तो तब पहली बार उसकी मम्मी ने मतलब मानो महीनों बाद उसके बाल कंघी करे, तेल लगाई, उसको ड्रेस दी, चाहे अपनी छोटी बहन की बड़ी बहन की श्रिंक ड्रेस दी थी, पर ढंग के साफ सुथरे कपड़े भोली ने पहली बार स्कूल जाने के लिए पहने। तो यू कैन इमेजिन कि घर वाले इसे कैसे ट्रीट करते थे। भोली वॉज गिवन अ ड्रेस दैट वॉज टू स्मॉल फॉर हर। ये नहीं कि नया ड्रेस दिला दे बच्चे को, नहीं, इवन पहली बार ऑयल लगाया उसके सिर में। एंड जब वो स्कूल जाते हैं तो भोली को बहुत डर लग रहा था, बट जैसे ही भोली स्कूल में अपने एज ग्रुप की लड़कियों को देखती है तो वो सेटिस्फाई हो जाती है कि यार इनमें से शायद मेरी कोई दोस्त बन जाए। अब भोली जो है स्कूल में क्लासरूम में जाकर बैठ जाती है। क्लासरूम में भोली बहुत फैसिनेटेड होती है पिक्चर्स को देखकर, जो बच्चों की किंडरगार्टन में होती है ना, पैरेट लगा है, हॉर्स लगा है, पिक्चर्स को देखकर बहुत खुश होती है। एंड भोली की टीचर एकदम से वहाँ पे भोली से उसका नाम पूछ लेती हैं, और तुम कैसे हो ऐसे पूछ लेती है। तो भोली जवाब नहीं दे पाती क्लास में, क्योंकि ये हकलाती है। और फिर जब ये हकला के बोलती है तो इसे डर लगता है लोग हंसेंगे, ये हेड डाउन करके पूरी क्लास में बैठी रहती है। अब जब छुट्टी हो जाती है, सब लड़कियां बाकी बाहर चली जाती है, तो भोली की मैम भोली के पास आती हैं और उससे बोलती हैं, भोली बेटा बोल के दिखाओ व्हाट्स योर नेम, ऐसे करके बोलती है। अब आज तक भोली से किसी ने इतनी प्यार से बात नहीं करी थी जैसे इसकी टीचर कर रही थी। सो भोली ट्राइड टू स्पीक। भोली की मैम उसे बार बार एनकरेज करती है, अच्छा टेल मी व्हाट्स योर नेम, तो वो बताती है भोली ऐसे करके अपना नाम बताती है। फिर वो पूछती है तुम रोज स्कूल आओगी, तो वो ऐसे सर हिलाती है, तो कहती है नहीं यस बोलो। यस बोलने में भी उसे इतनी दिक्कत हो रही थी। तो भोली का कहीं ना कहीं हकलाने का रीज़न था, वो अंडर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा थी, उसको तो डिमोटिवेट सब कर रहे थे, मैम ने एनकरेज करा तो वो बोलने लगी। अब भोली की मैम उसको कहती है कि बेटा अगर तुम रोज स्कूल आओगी ना और ऐसे ऐसे पढ़ाई करोगी तो तुम सबसे इंटेलिजेंट बन जाओगी पूरे गाँव में, और तुम फिर सब कुछ बोल पाओगी जो तुम चाहती हो। सो भोली की को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि ठीक है, वो अपनी मैम को प्रॉमिस करती है मैं डेली स्कूल आऊँगी और मन लगा के पढ़ाई करूँगी। ओके, अब भाई ऐसा ही होता है, भोली पढ़ती है, भोली लिखती है, काफ़ी अच्छी खासी एजुकेटेड गर्ल भोली बन जाती है। इनके स्कूल में हाई स्कूल तक पहुंच जाता है इनका गांव का स्कूल, और इनका गांव है भाई टाउन बन गया था, डेवलपमेंट आ गया था, भोली बड़ी हो गई थी। अब एक दिन की बात है, भोली बड़ी हो गई है। भोली के पापा रामलाल जो अपनी वाइफ से पूछ के सारे काम करते थे, ही वॉज डिस्कसिंग भोलीज मैरिज प्रपोजल विद हिज वाइफ। अब अच्छी बात है भोली के लिए रिश्ता आया है, बट गाइस वो रिश्ता किसका था? वो रिश्ता था भिशंबर का। भिशंबर कौन आ गया? भिशंबर वॉज अ वेरी रिच मैन, एक काफ़ी अमीर आदमी था, उसकी किराने की दुकान थी। एंड दे बिलीव भोली को काफ़ी लक मिल गया, यानी कि किस्मत खुल गई, भोली की भिशंबर का रिश्ता आ गया। तुम भी सोच रहे होगे, बट प्रॉब्लम यहाँ भाई मैंने लिखी नहीं है। प्रॉब्लम ये थी कि भोली के जो वो रिश्ता आया था भिशंबर का, वो उसके पापा की उम्र का एक बूढ़ा आदमी था, और साथ ही के साथ में उसकी ऑलरेडी पहले शादी हो रखी थी, वो वाइफ मर गई थी। तो उस वाइफ से जो उसके बच्चे थे वो भोली से भी बड़े थे, उन्होंने भोली की उम्र के थे, और वो जो भिशंबर था वो लंगड़ा भी था, बुढ़ा।
ठीक है। और उससे उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ हम करा देंगे शादी, क्या हुआ, तो 50 साल कोई उम्र बड़ी थोड़ी है आदमियों के लिए, नहीं नहीं हम करा देंगे। एंड भोली ने ये सब सुना कि उसको इतने बूढ़े अंकल से शादी कर रहे हैं, बट फिर वो चुप रहती है अपने मम्मी पापा के लिए। अब जिस दिन शादी का दिन होता है तो वो विशंबर जो है बढ़िया सी बारात लेकर आता है। एंड एट द वेडिंग भोली की ना कोई आंटी जो है, या वो जब वो वरमाला के लिए और जो है वो ना पीछे कर देते हैं उसका घूंघट, तो उस समय पे विशंबर देख लेता है कि भोली के फेस पे तो पॉक मार्क्स है। तो वो कहता है कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा, इसकी शक्ल देखो कैसी है। तो उसका फ्रेंड उसे कहता है विशंबर का कि कोई बात नहीं, तुम भी तो लंगड़े हो, इतने बुढ़े हो, तुम कर लो शादी। कहता है अच्छा ठीक है, शादी तब करूंगा फिर मैं ऐसी लड़की से जिसके फेस पे मार्क्स है, जब आप मुझे दहेज दोगे, और वो भी 5,000 रुपये, ठीक है। अब इससे पहले दहेज नहीं मांगा था उसने, तभी भोली की मम्मी खुश थी। अब वो दहेज मांगने लगता है, बीच शादी के मंडप पे शादी रोक देते, कहता है इससे तब शादी करूंगा जब मुझे दहेज दोगे। तो भोली के पापा पहले मना करते हैं, कहते हैं आप मेरी इज्जत का ध्यान रखो, नहीं मानता। वो 3,000 रुपये देते हैं, बिल्कुल भी नहीं मानता। तो भोली के पापा फिर 5,000 रुपये लेकर आते हैं, एंड फिर शादी के जो रिचुअल्स है वो कंटिन्यू होता है। फिर से भोली वरमाला पहनाने के लिए आगे आती है, और फिर से उसका घूंघट हटाया जाता है। अब की बार जब वो घूंघट हटता है भोली का, तो वो ना उसको शर्मा के नहीं देखती है, वो बिल्कुल विशंबर की आंखों में दिखती है। और जैसे ही वो माला पहनाने वाला होता है, वो माला उठा के ऐसे साइड में फेंक देती है, और वो माला जो वहाँ पे हवन कुंड की आग जल रही थी उसमें जाके जल जाती है। एंड देन भोली डिक्लेयर्ड कि मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करूँगी। यानी कि सारे मोहल्ले वाले सब हैं शादी के अंदर, और वो चिल्ला के कहती है पिताजी मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ठीक है। भोली स्पोक क्लियरली। आज पहली बार लोगों ने भोली को बिना हकलाए हुए बोलते हुए सुना, और उसने अपने पापा को बोला अपने पैसे वापस लो, मैं ऐसे लालची आदमी की वाइफ तो बिल्कुल नहीं करूँगी। अब वहाँ पे जो गेस्ट थे वो खूब बातें करने लगे, खुचर पुचर, हाँ ये कैसी लड़की है, कैसी बातें कर रही है। एंड वहीं पे एक आंटी जब कुछ बोल रही थी तो भोली ने कहा हाँ आंटी आज मैं बोलूँगी, मैं कोई डम काऊ नहीं रही हूँ। अब तब तो आप लोग चुप थे, अब आप बहुत बोल रहे हो। एंड वो जो है सबको चुप करा दी थी, कहते हैं मैं शादी नहीं करूँगा। विशंबर को समझ में आ गया शादी तो नहीं कर रही, वो अपनी बैंड बाजा बारात लेके वापस चला जाता है। एंड अब जब सब कुछ खत्म हो गया था, सब लोग वापस चले गए थे, तो भोली के पापा बहुत परेशान होकर बैठे होते हैं कोने में, और कहते हैं बेटा तुमने ये क्या करा, अब कौन तुम्हारे से शादी करेगा। तो वो कहते कोई बात नहीं, अगर मेरी शादी नहीं होगी तो मैं भी अपने स्कूल में पढ़ाऊंगी जैसे मेरी मैम ने मुझे पढ़ाया है और मुझे इतना एजुकेटेड बनाया, और मैं आपकी सेवा करूंगी, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं हमेशा आपके साथ में ही रहूंगी, है ना मैम। उधर अपनी मैम को देख के बोलती है, वही मैम को जिन्होंने इतनी बढ़िया भोली को अपब्रिंगिंग करी, इतना कॉन्फिडेंट बनाया कि उसने अपनी लाइफ को खराब होने से बचा लिया। विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का मॉरल है एजुकेशन हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है और हमें कॉन्फिडेंस दे सकती है किसी भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस एंटायर बुक में से, किसी भी टाइप के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आने के लिए। तो क्वेश्चन पैक में बेहतरीन क्वेश्चन लगा दिए, बस उन्हें पढ़ लेना। और यहाँ से इस वाली स्लाइड में से इससे भी अच्छा नोट्स है, उसमें बिल्कुल मैंने और शॉर्ट फॉर्म में कर दिया कि इतना भी तुम्हें पढ़ना ना पड़े, बिल्कुल करेक्ट लाइन्स लिखनी है, वहाँ से रिविजन कर लेना नोट्स में से। तो विद दिस बाय टेक बेस्ट ऑफ लक। नहीं, अभी अगला चैप्टर पढ़ना है हमने। अब पढ़ते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और बुक दैट्स इट। बस 2 बचे हैं, उन्हें भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जो तुम्हारी बुक का नाम है ना, वही वाला नाम है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले एक इनविजिबल मैन के बारे में, यानी कि एक बहुत ही अमेजिंग साइंटिस्ट है, उसका नाम है ग्रिफिन। इसने एक दवाई बनाई, उसे पीकर इसकी पूरी बॉडी इनविजिबल हो गई। अब इनविजिबल होकर इसने सारे के सारे क्रिमिनल वाले काम करे हैं। क्या करा है जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं ग्रिफिन ने कैसे डिस्कवर करी थी इनविजिबिलिटी। तो ग्रिफिन एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट है, इसको एक एक्सपेरिमेंट करना था कि ह्यूमन बॉडी को हम बना दे इनविजिबल। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे विद रेयर ड्रग्स एंड आफ्टर स्वेलोइंग देम अपने ऊपर ही कर लिया टेस्ट। एक ड्रग बनाई, अपने ऊपर ही टेस्ट कर लिया और उससे उसकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई, यानी कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया और इनविजिबल हो गया। ठीक है, अब ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल बट डिडंट थिंक थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज डिस्कवरी। अब ये एकदम से जो है डिस्कवरी करने के बाद इसने पी ली अपनी दवाई, ठीक है, और ये इनविजिबल। और इसने ये नहीं सोचा भाई इनविजिबल होकर करूँगा क्या, लोगों को मैं दिखाई नहीं दूंगा और बैठ के खाना खा रहा हूँ, खाना अपने आप कोई हवा में उड़ रहा है, कुछ नहीं सोचा इसने। ठीक है, और इसके जो मकान मालिक थे उनको इस पर शक होता रहता था, कुछ प्रॉब्लम्स थी उनकी इसके साथ में। तो इसने क्या करता है, उन्होंने कहा था कि तुम ना घर छोड़ के चले जाओ। इसके जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने, उनको ये बहुत नफरत भी करता था। तो ग्रिफिन ने क्या करा, जब ये इनविजिबल हो गया, इसकी लड़ाई होती है थोड़ी सी इनसे, तो गुस्से में आके उनके घर को आग लगा के भाग जाता है। ठीक है, अब जब ये घर को आग लगा के भाग रहा होता है तो उस समय पे ये ऐसे ही इनविजिबल था,
वो भाग जाता है और सड़कों पे उतर के आ जाता है लंदन की, ठीक है। तो ये लंदन में ही रह रहा था एक अपार्टमेंट में, उसी अपार्टमेंट को आग लगी, तो अब इस पे घर भी नहीं रहा। एंड राइट नाउ ही इज इनविजिबल एंड नेकेड ऑन द स्ट्रीट। अब नेकेड क्यों है भाई? इनविजिबल ये आदमी है अगर, तो अगर ये शर्ट पहन लेगा ना तो दिखने लगेगा, पैंट पहन लेगा तो दिखने लगेगा, ऐसा लगेगा कोई मुंडी कटा भूत घूम रहा है। तो अगर इसे टोटली इनविजिबल रहना है तो कपड़े नहीं पहन के रहना है, बिल्कुल नंगा रहना है, तब जाके ये इनविजिबल रहेगा, वरना तो ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज़ अपने आप शर्ट चलती हुई आ रही है। सो इसने उनके घर को आग लगाई थी, भागने लग गया अब रास्ते में ये बिल्कुल ही नेकेड लंदन में, और वैसे भी इतनी सर्दियों का मौसम था, ही वॉज जस्ट रनिंग। अब एकदम से इसका पैर क्या होता है, मिट्टी पड़ी होती है, मिट्टी के ऊपर पड़ जाता है, ठीक है। और फिर जब ये आगे 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 चल के जा रहा होता है तो जो है दो बच्चे खड़े थे अपने घर के बाहर, उन्हें दिखाई देना लगता है कि यार मिट्टी पे पैरों के निशान आ रहे हैं, बट कोई आदमी तो दिख नहीं रहा। अब उन्हें तो नहीं पता इनविजिबल मैन है, उन्हें लगा भूत है, ना जाने क्या है। सो द टू बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज्ड टू सी फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स दैट सीम टू अपीयर फ्रॉम नोवेयर। जस्ट इमेजिन, एक आदमी चल के जा रहा है, दिख तो रहा नहीं, और उसके पैरों के निशान दिख रहे हैं। बच्चे ना उसको फॉलो करने लगते हैं, उसको पीछा करने लगते हैं, बट धीरे 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 बच्चे पजल होते हैं और उन्हें तो पता नहीं चलता कि क्या मिस्ट्री है, कहाँ से आ रहे हैं ये पैर, बट मिस्ट्री हमें पता है, वो हमारा ग्रिफिन है, ठीक है जी। अब विदाउट क्लोथ्स, विदाउट फूड एंड विदाउट मनी एंड विदाउट होम वो सड़क पे आ चुका था अब, और लंदन की कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर। अब ये सोचता है मैं क्या करूं, तो ये कहता है कि चलो एक काम करता हूँ, मैं ना मॉल में चला जाता हूँ। अब इनविजिबल होके ये एंटर करता है लंदन के एक बहुत ही फेमस मॉल के अंदर, जहाँ पे जाके इसने सोचा कि मैं थोड़े बहुत कपड़े भी पहन लूंगा। कहाँ जाता है ये? लंदन स्टोर में जाता है, इट इज़ अ वेरी फेमस प्लेस। तो वहाँ जाता है लंदन के एक स्टोर में, वहाँ पे जाके ये कपड़े पहन लेता है, ठीक है, जिससे कि खुद को ढक सके, और शूज़ भी पहन लेता है, एक हैट लगा लेता है, और जो स्टोर का ही कैंटीन किचन्स वगैरह होती है वहाँ से खाना लेता है, मीट खाता है, कॉफ़ी पीता है, आराम से बैठ के वाइन भी पी लेता है ये, और ग्रोसरी स्टोर का सारा खाना बिना कोई पैसे दिए, क्राइम करने इसने शुरू कर दिए, बिना कोई पैसे दिए खाना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पे एक कोने में रजाइयों का ढेर पड़ा था, तो उन पे जाके ये सो जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली अगले दिन सुबह इसकी नींद नहीं खुलती है, और जब वहाँ के मॉल के जो गार्ड्स थे और सब लोग आते हैं तो उन्हें दिखता है कि भाई एक आदमी जो है बिना सर का ऐसे ही बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, और वो देख के उसको भगाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये इमेजिन करो आप कि मॉल के गार्ड्स ने देख लिया ना, अगर वो इनविजिबल कब रहता, वो तुम सोचोगे दीदी इनविजिबल था, कपड़े पहन के सो गया था ना, रात को हैट भी लगा ली थी और शर्ट भी पहन ली थी, कोट भी पहन लिया था, तो एट दैट टाइम ही वॉज विजिबल। फिर मॉल के गार्ड्स उसे भगाते हैं, उसे अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर से अपने सारे कपड़े उतार के वहाँ से बाहर भाग जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको समझनी है कि भाई इनविजिबल होने के लिए उसे नेकेड रहना पड़ेगा, कपड़े डालते ही वो सबको दिखना शुरू हो जाता है, चाहे दिखेगा मुंडी कटे भूत के जैसा, बट दिखने लगता है। ओके जी, अब इसको समझ में आ गया था कि जो ग्रिफिन को कि भाई मैं लंदन में तो रह नहीं सकता, मुझे किसी और शांत जगह पे जाना होगा, और वहाँ जाने के लिए भी मुझे अपने हेड का कुछ इंतजाम करना होगा। कपड़े बॉडी पे तो पहन लूँगा, बट ये शक्ल जो है ना, फेस का जो एरिया है वो ऐसा हॉलोड स्पेस दिखती थी, उसका क्या करे। तो ग्रिफिन इसलिए और कपड़े लेने के लिए और इवन अपने फेस का कुछ इंतजाम करने के लिए जाता है थिएटर कंपनी की शॉप पे, ठीक है। थिएटर कंपनी की शॉप पे क्यों जाते हैं? क्योंकि जैसे तुम्हें पता है थिएटर में अलग अलग टाइप के मेकअप करते हैं, तो वहाँ अलग अलग इक्विपमेंट होती है। तो ड्ररी लेन के अंदर एक शॉप थी, कहाँ थी? DRURY, ड्ररी लेन, याद रखना। ये वहाँ जाता है, वहाँ के शॉपकीपर को भी मारता है, अटैक करता है, ये उनके यहाँ भी चोरी करता है, और चुपचाप चढ़ जाता है दुकान में। वहाँ से जाके कुछ बैंडेजेस लेता है और अपने पूरे फेस पे बांध लेता है, आई विल अटैच अ फोटो इफ पॉसिबल, ठीक है। डार्क ग्लासेस लगा लेता है, जिससे कि इसका मुंह भी दिखने लगता है, ऐसा लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके पूरे मुंह पे पट्टियाँ बंधी हुई है। एक चश्मा लगा लेता है, एक नकली नोज भी लगा लेता है, साइड विस्कर्स लगा लेता है, एंड लार्ज हैड टू हाइड हिज इनविजिबिलिटी। अब ये जो लाइन में मैंने उसका अटायर लिखा है जो इनविजिबल मैंने लगाया था, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आप इसको आंसर में मेंशन नहीं करोगे नंबर नहीं मिलेंगे। तो फोरहेड के लिए उसने अपने पूरे बैंडेजेस लगा लिए, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैड टू हाइड हिज इनविजिबिलिटी। ये करके वो तैयार हो जाता है, बाहर आता है, शॉपकीपर को मारता है, उसके पैसे चुराता है और वहाँ से भाग जाता है। अब फाइनली ग्रिफिन डिसाइड करता है कि मैं लंदन में नहीं रहूँगा, इतने बड़े शहर के अंदर, मैं चला जाता हूँ, एक काम करता हूँ आसपास के किसी गांव में। तो एक गांव था उनके आसपास में, उसका नाम था आइपिंग विलेज, ठीक है। तो वहाँ से ये भाग जाता है और वहाँ की एक धर्मशाला थी, इन थी, इन मतलब क्या हुआ, धर्मशाला थी, वहाँ के 2 कमरों को रेंट कर लेता है, ठीक है। अब विलेजर्स जैसे ही उस, अगर मैं बात करूँ उस इनकी मालकिन कौन थी, मिसेज हॉल,
उनको भी देख के थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई कैसा सा आदमी आया है, उस पूरे मुंह पे बैंडेजेस है। बट ग्रिफिन क्या कहता है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे साथ प्रॉब्लम है एंड मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं अपनी जो है पढ़ाई कर रहा हूँ, आई हैव टू डू समथिंग, तो मुझे बिल्कुल ही पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, मैं नहीं चाहता मुझे आप आके बार बार परेशान करो। और ये एडवांस दे देता है, और वो भी टूरिस्ट वाला मौसम था ही नहीं कि टूरिस्ट आया आईपिंग विलेज के अंदर। तो वो मालकिन भी खुश थी मिसेस हॉल, और वो उसे वहाँ पे 2 कमरे दे देती है, नो मैटर वो इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि क्या आदमी आया है, ठीक है। बट द विलेजर्स नोटिस हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, धीरे धीरे विलेजर्स उसके स्ट्रेंज बिहेवियर को नोटिस करते हैं। ग्रिफिन कभी किसी से बात नहीं करता था, कोई बात करे तो सड़ा सा जवाब दे देता था, एंड इसी वजह से लोग उस पर शक करते थे। बट स्टिल मिसेस हॉल जो वहाँ की मालकिन थी वो कुछ भी नहीं कहती थी, बिकॉज उसने एडवांस में पेमेंट कर दी थी। नाउ धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये काफ़ी समय रहता है वहाँ पे, अब इसके पैसे ख़त्म होने लग गए थे, जो चोरी करे थे इसने थिएटर कंपनी से वो भी अपने सब पैसे ख़त्म होने लग गए थे। तो अब ये सोचता है क्या करूँ, जब वो इससे मालकिन पैसे मांग रही तो कहता था मेरा चेक आएगा, मैं कर दूंगा पेमेंट। अब इसको पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। सो देन ये क्या करता है, वहाँ के विलेज के जो एक क्लर्जीमैन थे, अब छोटे से गाँव में ना बात रुकती नहीं है, वहाँ के विलेज के जो क्लर्जीमैन थे ये सुबह सुबह जाके उनके घर में चोरी करता है। होता क्या है, वन मॉर्निंग क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ जो है एकदम से उन्हें आवाज़ आती है, उनकी स्टडी रूम जो था उसमें से किसी के आवाज़ आती है, तो वो उतर के नीचे जाते हैं, वो एक डंडा भी उठा के अपने साथ लेके जाते हैं, और वो जैसे ही पहुँचते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। स्टडी टेबल की ड्रॉर खुली हुई थी और उसमें से ऑब्वियसली ग्रिफिन ने पैसे चुरा लिए थे। बट क्लर्जीमैन इधर उधर उस डंडे को मारते हैं, उन्हें कोई भी नहीं दिखता, और पीछे वाले गेट से कोई भाग चुका था। एंड वो पूरा दिन बोलते रहते हैं कि कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात हुई, कितनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात हुई, कि मुझे तो 1 सेकंड में मैं उतर के चला गया, चोर 1 सेकंड में कहाँ से फुर हो गया। बट वी ऑल नो कि वो इनविजिबल मैन था, वो सामने भी खड़ा होगा तो वो तो उन्हें दिखेगा नहीं ना। अब इस बीच में क्या होता है, मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल यानी कि जो उस इनके धर्मशाला के मालिक और मालकिन थे, वो जो है उन दोनों को दिखाई देता है कि ग्रिफिन के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। एक्चुअली में ग्रिफिन हमेशा अपने कमरे में किसी को एंटर नहीं होने देता था। सो वो डिसाइड करते हैं इन्वेस्टिगेट करने की ग्रिफिन के रूम को। अब गाइस वो जब एंटर करते हैं तो उन्हें लगता है रूम में कोई नहीं है, बेडशीट देखते हैं, कुछ भी नहीं पड़ा बेडशीट पे, ठंडी थी बेडशीट, और इवन ग्रिफिन के जो फेस की बैंडेजेस थी और उसके साइड विस्कर्स, चश्मा विश्मा, वो सब वहीं रखा हुआ था। तो उन्हें लगा वो रूम में नहीं है, बट वो एक्चुअली रूम में था, वो इनविजिबल मोड में था अभी। अब वो जो है उसके रूम को चेक कर रहे होते, तो ग्रिफिन को ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरे पीछे से आके मेरा कमरा चेक करना चाह रही हैं। तो वो इतना पागल है, जाके सबसे पहले ना उनकी नाक में जो है स्निफ कर देता है, ऐसे मतलब फूंक मार देता है उनके कान के पास में, ऐसे फेस के पास जाके, और वो डर जाते हैं कि भाई कौन आ गया। और फिर ये मिसेस हॉल के जो फर्नीचर था ना, एक चेयर पड़ी थी उस कमरे में, उसे ऐसे ही हवा में उठा देता है। अब उन्हें क्या दिख रहा है, हवा में अपनी अब चेयर आ रही है, और उस चेयर को वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी से थे उनके ऊपर फेंक के मारता है। वो दोनों कमरे से बाहर नीचे सीढ़ियों में जाके गिरते हैं और दरवाजा अपने आप ऐसे ही बंद हो जाता है। अब यहाँ पे मिसेस हॉल जो वहाँ की मालकिन थी वो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो चेयर, एक्चुअली में वो चेयर उनकी भी मम्मी की थी, उन्हें लगता है कि कोई जादू टोना कर दिया है ग्रिफिन ने, वो कोई भूत आ गया है उनके फर्नीचर के ऊपर, ठीक है। तो मिसेस हॉल टेरिफाइड हैड थॉट दैट द रूम वाज हॉन्टेड एंड स्ट्रेंजर ने कोई स्पिरिट्स बुला लिए उस फर्नीचर के अंदर। ओके, अब ग्रिफिन जो है अब इसका राज बिल्कुल ही खुलने वाला था। अब ये जो इंसिडेंट हुआ कि क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी हुई और ये सब बातें अब गांव में बहुत ही तेजी से फैलने वाली थी। अब जो ग्रिफिन है, जो चोरी के पैसे थे उससे मिसेस हॉल को जो बची हुई पेमेंट थी ना, वो वाली पेमेंट भी क्लियर कर देता है, ठीक है। जो कहता ना चेक आएगा पैसे नहीं है, तो सारा का सारा शक ग्रिफिन पे ही जा रहा होता है कि अभी अभी वहाँ चोरी हुई है और इसने पैसे पे कर दिया। मिसेस हॉल को तो पता था ना, और मिसेस हॉल सुबह से ग्रिफिन से चिड़ी हुई थी उस बात से भी कि उसने मेरे फर्नीचर को क्या करा है। तो मिसेस हॉल जो है जाती है ग्रिफिन के पास उससे पूछने के लिए कि मेरे रूम में क्या हुआ था और तुम कैसे बंद कमरे के अंदर चले गए, अभी तो तुम्हारा कमरा बंद हुआ था और मुझे तो दिखाई नहीं दिया, और थोड़ी देर बाद तुम ऊपर से उतर के आ रहे हो। वो उससे कन्फ्रंट करती हैं कि ये क्या, और मेरी चेयर को क्या हुआ, दिस दैट, और तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास पैसे नहीं, आज सुबह तुमने मुझे पेमेंट भी कर दी हैगी। उससे बार बार कन्फ्रंट कर रही होती है। तो ग्रिफिन कहता है अच्छा ठीक है, वेट अ सेकंड, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। एंड इस बीच में आई डिडंट टोल्ड यू कि जो पूरे आईपिंग विलेज में ना खबर फैल गई थी कि चोरी हुई है क्लर्जीमैन के यहाँ पे, तो उन्होंने एक कांस्टेबल को, यानी कि जो पुलिस होती है, उनको ऑलरेडी बुला लिया था ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो वो भी आने ही वाले थे बिल्कुल। बट मिसेस हॉल वेट नहीं करती है कि पुलिस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन हो, वो खुद ही शुरू हो जाती हैं। तो मिस्टर जैफर्स जो एक कांस्टेबल का नाम है, वो आने वाले थे, बट मिसेस हॉल जैसे ही उसको पूछती है ये कब करा वो कब करा, तो वो गुस्से में आगे कहता है अच्छा रुको मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। और इतना इम्पेशेंट है, अपनी हैट उतार के फेंक देता है, अपनी बैंडेजेस खोलनी शुरू कर देता है, अपना चश्मा उठा के फेंक देता है। एंड वहाँ पे मिसेस हॉल की धर्मशाला में उस समय और भी गेस्ट आए हुए थे, उन सबके सामने ग्रिफिन ये मुंडी कट्टे भूत की तरह हाफ
नीचे का पूरा धड़ दिख रहा है, सर है नहीं, और ऐसे खड़ा होता है। और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, ये कौन है, ये कौन है। एंड तभी वहाँ पे मिस्टर जाफ़र जो वहाँ के कांस्टेबल थे वो आ जाते हैं। अब वो जो है कहते हैं भैया मेरे को इसे अरेस्ट करना है, चाहे इसका सर हो या ना हो, मैं तो इसे अरेस्ट करूँगा। तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और अब वो क्या करता है, वो अपने क्लोथ्स को रिमूव करता है, कोई उसको पकड़ता है, कभी किसी को मुक्का लग रहा है, कभी किसी को ग्रिफिन लात मार रहा है, कभी कोई आपस में एक दूसरे में भिड़ गए। उनके जो हॉल था, मिसेस हॉल का जो धर्मशाला का पार्लर एरिया हॉल था, वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। कोई भी कोई ग्रिफिन को पकड़ा, अभी अपनी शर्ट उतार देता है तो लोग कहते हैं रुको, इसको कपड़े मत उतारने देना, हम इसे पकड़ना है। बट फिर भी ये सबको मारता है। मिस्टर जाफर बेहोश होकर गिर जाते हैं, सबको मार के ये बाहर भाग जाता है। ठीक है, तो आप इसको रीड कर सकते हो लाइन को। दैट कांस्टेबल जाफर आते हैं बट वो ग्रिफिन को पकड़ नहीं पा रहे होते। ग्रिफिन स्टार्ट करता है टू शेड हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े हटाने शुरू कर देता है। कांस्टेबल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, नहीं पकड़ पाते। एंड फाइनली ग्रिफिन एस्केप्ड कंप्लीटली बाय बिकमिंग इनविजिबल एंड गेटिंग अवे विदाउट बीइंग एबल टू स्टॉप। सो विद दिस ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक सा चैप्टर। अब पॉइंट आता है यार इतने सिंपल चैप्टर में से हम क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस टाइप के आएंगे। तो यहाँ क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले क्वेश्चन आएंगे कि इतनी बड़ी डिस्कवरी एज अ साइंटिस्ट इसने करी, बट काम क्या कर रहा है, बिल्कुल क्रिमिनल वाले। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पैक में मैंने क्वेश्चन लगा दिया, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। चलो अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अब लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम अपने इस वन शॉट लेक्चर। तो फाइनली अब हम आ गए अपने आखिरी चैप्टर के ऊपर, और इसके बाद ये वन शॉट भी कंप्लीट, और भाई हमारी इंग्लिश लिटरेचर की दोनों बुक्स कंप्लीट। फिर बस पोएम पढ़नी है आप लोगों को। तो ये जो चैप्टर है ये एक प्ले के फॉर्मेट में है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। यहाँ मैं तुम्हें पूरा का पूरा पॉइंट फॉर्म में बता दूंगी कि इस प्ले में क्या हुआ है और क्या चीजें तुम्हें याद रखनी है। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स से और इसके नाम से। तो इस प्ले का नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी कि वो किताब जिसने दुनिया को बचा लिया था, हमारे अर्थ को बचा लिया था। ओके, अब ऐसा क्या होने वाला था हमारे अर्थ में जो एक बुक को बचाने आने पड़ा। तो ये जो पूरा का पूरा प्ले है ये बहुत 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 आगे की सेंचुरीज पे बेस्ड है, यानी कि ये फ्यूचर में बेस्ड है। कब 25th सेंचुरी में चल रहा है हमारा ये प्ले। 25th सेंचुरी पे हमें ये बताया गया है। तो ऐसा दिखाया गया है कि 25th सेंचुरी, तुम्हें पता है 25th सेंचुरी शुरू कब होगी? 2401 से 2500, मतलब कि अभी जैसे हमारा चल रहा है क्या ईयर है ये, 2025 है, वो वहाँ 2400, इतनी आगे वाली सेंचुरीज में बताया गया है। वहाँ का एक म्यूजियम है, ठीक है। वहाँ के म्यूजियम की जो हिस्टोरियन है, 25वीं सदी की जो म्यूजियम की हिस्टोरियन है, वो जो है वहाँ पे हिस्टोरियन एक पूरा का पूरा ऑडिटोरियम के अंदर वहाँ पे लोग आए हैं सुनने के लिए पुरानी बातों को। वहाँ पे एक हिस्ट्री का एक स्कोप निकाल कर, यानी कि एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो प्रोजेक्टर निकाल कर आज एक प्ले दिखा रही है, जिसमें वो दिखा रही है कि कैसे अर्थ के ऊपर हमला करने आए थे 2040 के अंदर कुछ मार्स से एलियंस, जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बट ये जब एलियंस अर्थ पे आए तो ये अर्थ की एक लाइब्रेरी में चले गए और वहाँ पे इन्होंने एक बुक उठा के पढ़ ली। उस बुक का नाम मैं आपको बता देती हूँ, मदर गूस था उस बुक का नाम। ये बच्चों की नर्सरी की जो पोएम्स होती है ना, उसकी बुक थी। और ये उस बुक को देखकर इतना डर जाते हैं कि ये कहते हैं कि भाई हमने नहीं करना मार्स पे हमला, एंड जो है भाग जाते हैं। तो चलो अब हम देखेंगे कि भाई ऐसा क्या लगा इन्हें कि नर्सरी की बुक में कि ये भाग गए। तो प्ले का क्रक्स समझ गए। ये 25वीं सदी के अंदर वहाँ पे थिएटर के अंदर जो है म्यूजियम के, वहाँ पे बताया जा रहा है एक प्ले चला के कि कैसे 2040 में, अब हमारे लिए तो 2040 भी फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है, कि कैसे 2040 में अर्थ पे मार्शियन आए थे हमला करने के लिए। अब वो मार्शियंस कौन कौन से थे? पहला था माइटी थिंक टैंक। ये एक अंडे की शेप का था और ये अपने आप को बहुत बनता था कि भाई मैं तो कहीं का बहुत बड़ा समझदार आदमी आया हूँ। इसका ऐसा जो ये एग फेस था, इस पे भी ये बहुत इतराता था। इसका नाम है माइटी थिंक टैंक और ये था मार्स का राजा, ये आपका हो रूलर, ठीक है। तो बहुत इतराता था और एक नंबर का बेवकूफ़ था, कोई अकल वकल नहीं थी इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा माइटी थिंक टैंक। जस्ट लाइक आप कहते आपने वो पोएम पढ़ी, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, तो बिल्कुल हम्टी डम्टी जैसा दिखता था ये, अंडे जैसा, आलू जैसा, व्हाटएवर यू कैन से। दूसरा है इसका असिस्टेंट, राजा का असिस्टेंट, इसका नाम है नूडल्स, ठीक है। अब बाकी जो है इनके आर्मी के जो है सार्जेंट लेफ्टिनेंट थे, वो है हमारे ओमेगा, आयोटा और ऊप। तो ओमेगा थी कैप्टन, ये तीनों लड़कियां हैं आर्मी की। आयोटा था, आयोटा आप कह सकते हो सार्जेंट था, और ऊप थी यहाँ की हमारी लेफ्टिनेंट। ये सारी ये तीनों की तीनों आती हैं हमारे अर्थ पे लाइब्रेरी के अंदर। आसमान में स्पेस में इनके होते हैं पूरे के पूरे हमें हमला करने के लिए सारे
स्पेसशिप। और ये जो है माइटी थिंक टैंक, चलो देखते हैं अब कैसे हमारे पे हमला करवाने की तैयारी कर रहा था। तो ये सब मैंने आपको सिंपली बता दिया, और यही यहाँ पे लिखा है प्लेस सेट इन द 25th सेंचुरी का म्यूजियम, ठीक है। और यहाँ पे प्ले में बताया गया कि कैसे 2040 में यानी कि 20th सेंचुरी में जो है इन्वेजन हुआ था हमारे अर्थ पे। और यहाँ पे हिस्टोरियन बताती है वहाँ 25वीं सदी के लोगों को कि जो 20th सेंचुरी थी उसे एरा ऑफ बुक्स कहा जाता था। देखो आजकल हम लोग बुक पढ़ते हैं ना, ठीक है, पता नहीं आज आकर का जमाना आएगा लोग बुक ही ना पढ़े, कुछ और डिफरेंट कोई डिजिटल गैजेट्स होते समथिंग लाइक दैट। वैसे मैं तो मानती हूँ बुक्स हमेशा रहेंगी, बट स्टिल यहाँ लिखा है कि वहाँ पे वो बता रहे थे कि 20th सेंचुरी क्या था, एरा ऑफ बुक्स था। बुक्स को यूज करा जाता था हर नॉलेज के लिए, हर टॉपिक की, ठीक है। कोई भी फैक्ट हो उस पर आपको बुक मिल जाएगी। और एक बुक ऐसी ही थी मदर गूस जिसने पूरे की पूरी दुनिया को बचा लिया था, ठीक है। अब हम अपना सीन स्टार्ट करते हैं, अपना प्ले स्टार्ट करते हैं। तो प्ले स्टार्ट होता है हमारे मार्स के स्पेस कंट्रोल रूम से, यानी कि एक ऐसा रूम जहाँ पे पूरे का पूरा स्पेसशिप स्पेस कंट्रोल रूम है, और वहाँ पे थिंक टैंक, वो जो वहाँ का अंडे शेप वाला रूलर है, वो बैठा हुआ है, ठीक है। अब जो माइटी थिंक टैंक है उसे बहुत इतराता है वो अपने बिग एग शेप वाले हेड के ऊपर, और उसने एक बड़ी लॉन्ग सा एक रोप पहन रखी है, जैसे राजा महाराजा वो नहीं पहनते, पीछे केप सा वो पहन रखी है, और बहुत ही डिज़ाइनर सा बन के ये बैठा होता है, ठीक है। अब इसका असिस्टेंट नूडल आता है और उसको ग्रीट करता है, कहता है कि सर मैं यहाँ पे आ गया हूँ और हमें जो है हम बिल्कुल रेडी हैं जो है हमला करने के लिए, वो उस प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब जो थिंक टैंक है उस समय पे क्या कर रहा होता है, एक मिरर लेके अपने आप को निहार रहा होता है, बिकॉज ही लव्स हिमसेल्फ। तो मिरर को देखे कहता है मिरर मिरर बताओ सबसे सुंदर कौन है एंड ऑल दैट। तो मिरर जवाब देता है आप हो बिल्कुल माइटी थिंक टैंक, और ऐसी फालतू बातें लिखी है उसे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब वो उसको कहता है अपने असिस्टेंट नूडल्स को कि अच्छा चलो वो जो अर्थ पे वो कौन सा प्लैनेट है, वो पता नहीं कौन सा है, हाँ अर्थ, वहाँ के कनेक्ट कराओ मेरी टीम को, वो वहाँ पहुँच गए या नहीं पहुँच गए। तो फिर वो जो है जो नूडल्स है कुछ भी बटन दबाता है और सीधा के सीधा हमारा प्ले शिफ्ट हो जाता है यहाँ हमारे अर्थ की एक लाइब्रेरी में, जहाँ पे 3 मार्शियन आके ना बुक्स को इधर उधर ढूंढ रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है बुक्स एक्चुअली में है क्या। तो मार्शियन क्रू जिसमें थे कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट रूप, ये आ गए हैं हमारी कंट्री की नहीं आई है, यूएसए की एक लाइब्रेरी के अंदर, और वहाँ पे ये तीनों क्या कर रही हैं, ये बुक्स को ढूंढ रही है। ओमेगा ड्रॉरे खोल रही है और बुक ढूंढ रही है, आयोटा गिन रही है कितनी किताबें हैं, और ऊप को क्या लग रहा है कि ये जो बुक्स हैं कोई हैट है सर पे पहनने वाली, दे डोंट नो व्हाट आर बुक्स, ठीक है। तो अब थिंक टैंक कहता है कि चलो चलो मेरी इनसे बात कराओ। तो वो जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं नूडल्स, इन्होंने गले में एक डिवाइस पहना, उसमें से आवाज़ आ जाती है, डन। अब थिंक टैंक पूछता है बताओ बताओ तुम कहाँ पे हो। तो वो जो है कहते हैं कि हमें एक टाइप का ये स्टोरेज बान लग रहा है, यहाँ तो कुछ चीज़ों को ना स्टोर करके रखा गया है सर। अब माइटी थिंक टैंक देखता है कि क्या है, उसे कुछ नहीं पता बुक्स क्या चीज़ है। तो कहता है हाँ ये जो अर्थ के लोग हैं ना ये बहुत खाने के शौकीन है, तो मुझे लग रहा है तुम किसी कैंटीन या रिफ्रेशमेंट स्टैंड पे हो, और ये जो कुछ भी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं ना ये खाने की है, ये सैंडविचेस है, इनको खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो जो है कहते हैं अच्छा खाते हैं तीनों, वो पूछते हैं उसके जो आर्मी के ऑफिसर्स थी। तो वो कहता है हाँ हाँ इन्हें खाते, एक काम करो एक उठाओ वहाँ से और उसे खा के दिखाओ। तो वैसे एक बुक को उठाते हैं और वो माइटी थिंक टैंक ऑर्डर करता है इसे खाओ। अब उनका तो मन नहीं था बुक को खाने का, ऑब्वियसली बुक खाने की चीज़ थोड़ी है, बट थिंक टैंक कहता है नहीं ये तो खाने की, ये ऊपर वाला जो लेयर है ये ब्रेड है, नीचे वाला भी ब्रेड है, और बीच में हमारे पेजेस को कहते हैं कि ये फिलिंग है, इसको आप खा लो। तो वो जो है जो सबसे नंबर 1 पे कौन थी, कैप्टन ओमेगा, वो कहती है नहीं वो तो आयोटा तू खा ले, मैं नहीं खा रही, तुम खाओ तुम्हारे सामने मैं खा लूँ, अच्छा लगता है अपने जूनियर के सामने। और ये जो लेफ्टिनेंट आयोटा वो कहती है सार्जेंट रूप आप खा लो, मैं चाहूँगी आप जो है पहले इसको जो है टेस्ट करो। अब बेचारी ऊप फंस जाती है और वो बुक को खा के देखती है, और वो पूछता है कैसी लगी, तो कहती है मार्स की मिट्टी भी इससे अच्छी होगी, इतनी गंदी है ये। अब यहीं पे जो नूडल्स हैं वो करना काफ़ी ज़्यादा समझदार है, ठीक है। और नूडल्स जो है सीधा पॉइंट पे आके अभी माइटी थिंक टैंक को नहीं बता सकता कि सर आप गलत कह रहे हो, ये बुक्स किसी और काम में आती है, क्योंकि वो चिढ़ जाएगा। तो ये क्या कहता है सर मेरे को एक बहुत अजीब सी बात आ रही है बेफालतू की सी, इफ़ यू वांट आई विल टेल यू। तो वो कहता है हाँ हाँ बताओ। तो नूडल्स फिर बताता है दैट ये जो बुक्स हैं ये किसी टाइप की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है, नॉट ईटिंग। तो अब थिंक टैंक ना क्रेडिट चोर है, क्रेडिट चुरा लेगा, हाँ हाँ मेरा ही आइडिया था ऐसे कहेगा। सो थिंक टैंक इमीडिएटली चेंजेस हिज माइंड एंड क्लेम्स कि ही ऑलरेडी न्यू इट। कहता है हाँ मुझे तो पता ही है, और एकदम से कहता है ये ना कम्युनिकेशन सैंडविचेस है, एक काम करो इन्हें अपने कान पे लगाओ और सुनो इनमें से क्या आवाज़ आ रही है। तो वो कहता है सुने, वो कहता है हाँ सुनो जल्दी से। तो वो सब बुक्स को कान पे लगा के सुनती है और ऑब्वियसली कोई आवाज़ नहीं आती है।
थिंक टैंक पूछता है आवाज़ आई, तो वो कहती है नहीं, तो कहता है अच्छा मैं गलत कह रहा हूँ क्या, तो वो डर जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं सर आ जाएगी आवाज़, हम सुन रहे हैं, मे बी हम अलग फ्रीक्वेंसी पे हो, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग हो। तो अब नूडल्स फिर से कहता है सर प्लीज़ मेरे को एक और बात आ रही है मेरे माइंड में, कैन आई टेल। थिंक टैंक कहता है बताओ। तो कह रहा है ये मैंने सुना है कि ये जो आपके हाथ में ये जो डिवाइसेस हैं ये कम्युनिकेशन वाले, ये ना ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये आई कम्युनिकेशन के लिए, इनको तो खोल के वो रीड टाइप करते हैं, ऐसे देखते हैं उसको, ठीक है। तो फिर थिंक टैंक कहता है ओ यस मुझे पता है, जल्दी से एक बुक उठा के लाओ और देखो इसको रीड करो। तो कैप्टन ओमेगा एक बुक उठा के लाती है अब, और वो बुक कौन सी थी, वो थी मदर गूस, जो नर्सरी की राइम्स या आप कह सकते हो पोएम की बुक थी। वहाँ पे एक साइड पे पोएम थी, दूसरी साइड पे जो है पिक्चर्स बनी हुई थी। बच्चों की बुक्स में पिक्चर होना, देखो आज तुम्हें पता चलेगा बुक्स में पिक्चर लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो थिंक टैंक जो है क्या करता है, कहता है कि उसे पढ़ो। अब उनको पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आता, हमारी लैंग्वेज उन्हें आती नहीं थी, तो वो कहते हैं सर ये कुछ कोड्स वोड्स लिखे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इस बात पे भी नूडल्स ही सजेस्ट करता है कि सर हमारी जो लैब है ना, उन्होंने ये विटामिन्स दिए हैं हमारी लैब ने, अगर ये उन्हें खा लेंगे तो इन्हें समझ में आ जाएगा इस बुक में कौन से कोड्स लिखे हैं। तो ये बात भी नूडल्स ने ही बताई, और फिर वो तीनों की तीनों जो है वो खाती हैं कैप्सूल। कैप्सूल उनके गले में एक नेकलेस से में था, वो कैप्सूल खा के जो है इनको सब समझ में आने लगता है जो हमारी बुक में लिखा है। अब ये हमारी पोएम को पढ़ेंगी और लिटरल वे में लेंगी, जो पोएम में लिखा है इन्हें लगेगा वो सच है। अब पहली पोएम पढ़ती है कैप्टन ओमेगा। अब पहली पोएम थी ये वाली, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रैरी, बच्चों की पोएम है ये। तो उस पोएम में लिखा था मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रैरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ सिल्वर बेल एंड कॉकल शेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। अब ये पोएम पढ़ के ओमेगा और ये सब हंसने लगती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये अर्थ के लोग कैसे हैं, इनके यहाँ पे तो जो है गार्डन के अंदर क्या क्या चीज़ें उगा रहे हैं ये लोग, सिल्वर बेल उगा रहे हैं, और इनके यहाँ तो प्रिटी मेड्स मतलब जवान लड़कियाँ ये गार्डन में उग रही हैं, कैसे लोग हैं ये लोग अजीब से। वो हंस रही होती है। तो थिंक टैंक कहता है अरे हंसने की बात नहीं है, तुम्हें क्या लग रहा है ये अर्थ के लोगों, हम तो हल्के में ले रहे थे इनको, इन्होंने तो इतने बड़े बड़े मेटल्स यानी कि सिल्वर और जो है शेल्स ये सब इन्होंने गार्डन में उगा रखा है, मे बी इनके पास कोई डेंजरस वेपन्स भी हो। एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो, मतलब कोई सोल्जर्स तो इन्होंने बैटल फील्ड के लिए इकट्ठे नहीं कर रखे हैं यहाँ गार्डन के अंदर। तो उसे क्या लगा भाई हम लोग बहुत एडवांस है, हम तो ज़मीन के अंदर उगा लेते हैं जो है चांदी को, हम तो बंदे भी उगा लेते हैं भाई, उसको आर्मी रेडी कर लेंगे, हम उनसे अपनी सोल्जर्स बना देंगे, हम उनको कुछ डालेंगे गार्डन के अंदर और एक इंसान बन जाएगा और उनको हम अपनी आर्मी की तरह यूज़ करेंगे। इसे ये सब लगने लगता है और बहुत डर जाता है ये कि अर्थ के लोग तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। कहता है शायद इन्होंने कोई वेपन्स भी बना रखे होंगे खतरनाक से। चलो चलो अगली वाली पोएम पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ आएगा। अब अगली वाली पोएम पढ़ती है हमारा आयोटा, ठीक है। अब आयोटा पढ़ती है, डिडल डिडल वाली पोएम है ये। तो इस पोएम में था हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल द काउ जम्प्ड ओवर द मून। ये सुन के डर गया भैया थिंक टैंक कि भैया इनकी तो गाय भी मून पे चली जाती है। द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट, और डॉग फिर काउ को देख के हंसता है। अब ये देख के वो समझता है कि अभी इनकी तो डॉग भी समझदार है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और जो प्लेट है वो चम्मच के साथ भाग गई। अब ये पढ़ के जो है थिंक टैंक कहता है भाई मैं नहीं करूँगा इन पे हमला, खतरनाक लोग हैं ये, इनकी काऊ मून पे आ गई, मे बी ये लोग मेरे मार्स पर अटैक ना करते ढेरों काऊ भेज के। तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है थिंक टैंक और कहता है कि नूडल्स हमारी वो का इन्वेजन फ्लीट, यानी कि वो पूरा हमला करने के लिए रेडी है हमारे पे 2040 में, यही किताब बचाएगी हमारे को। कहता है इन्वेजन फ्लीट को आज नहीं करेंगे हम हमला, नो आज हम हमला नहीं करने वाले, उन्हें कहो रुक जाएं, ठीक है। फिर जो है लास्ट वाली पोएम पढ़ती है हमारी ऊप। मुझे तो सबसे प्यारी इसमें ऊप ही लगती है, और ऊप सबसे पोएम जब उठाती है पढ़ने के लिए तो अब पोएम हाथ पे आती है हम्टी डम्टी, और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ये खुद हम्टी डम्टी जैसा दिखता था। तो ऊप जैसे ही हम्टी डम्टी वाली पोएम उठाती कहती है सर ये देखो, वो पलट के बिल्कुल उसके सामने कर देती है, वो उसको दिखाई दे रहा होता है सब कुछ, ठीक है। वहाँ वो उधर स्पेसशिप में, ये यहाँ अर्थ की लाइब्रेरी में है। तो वो दिखाती है, कह रही है सर देखो ये क्या है, ये तो आपकी फोटो लगी हुई है, ये और बड़ा सा बलून वाला हेड, इन्हें पता है आप यहाँ आने वाले थे। अब ये देख के थिंक टैंक डर जाता है बहुत ज़्यादा कि ये क्या चक्कर है, अर्थ वालों को ऑलरेडी पता है कि मैं यहाँ आऊँगा। और फिर पोएम पढ़ के और ज़्यादा डर जाता है। तो पोएम क्या है, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल,
ऑल द किंग हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कुडंट पुट हम्प्टी टुगेदर अगेन। तो ये वाली लाइन पढ़ के कि हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, से लगता है भाई अर्थ के लोग तो रेडी है मेरे से लड़ने के लिए, और इन्होंने तो मुझे हरा दिया। फॉल मतलब गिर जाना, मतलब इन्होंने तो मुझे हरा ही दिया है, और इन्हें तो मतलब ये तो मेरे से भी ज़्यादा एडवांस है, इन्हें अभी पता है कि मैं आऊँगा, इन्होंने मेरी फ़ोटो तक बना रखी है। तो बहुत पैनिक हो जाता है और ये कहता है मैं आज से इन्वेजन ही नहीं करूँगा, इन्हें बोलो मेरे को ये सारी इन्वेजन फ्लीट को, चलो चलो हम वापस जा रहे हैं। और फिर ये वहाँ से हमारे अर्थ के स्पेस से सब जगह से वापस भाग जाता है मार्स। और मार्स पे जाके भी, मार्स में भी नहीं रुकता अब, इसे लगता है हम गाय बेच के हमला करवा देंगे वहाँ पे। तो ये जो है वहाँ पे अपना स्पेसशिप बनाता है, ऑब्वियसली इन पे जो स्पेसशिप था उसमें बैठता है, लोगों को भी इकट्ठा करता है और दूर कहीं बहुत प्लैनेट मार्स से अल्फा सुनतारिया वहाँ जाके सेटल हो जाता है। तो भाई साहब ये भाग गया, और यहाँ पे ये जो है हिस्टोरियन कहती है ये प्ले अब हमारा एंड हो चुका है। तो ये प्ले कौन कहाँ पे चल रहा है, ये प्ले जो मैंने तुमको बताया ये 25वीं सदी के, सॉरी, ये म्यूजियम में चल रहा था, ठीक है। तो अब जैसे ही प्ले खत्म होता है हिस्टोरियन वापस आती है और बताती है कि इस तरीके से एक बुक ने हमारे अर्थ को बचा लिया था इन द हिस्ट्री, ठीक है। और आज के समय पे जो है फिर हिस्टोरियन 2000 जो हिस्टोरियन थे 25वीं सदी की बात बताते हैं कि आज के समय पे मार्स के लोग बुक से नहीं डरते हैं। अब जो मार्स का रूलर है वो कौन है, अब मार्स का रूलर वो जो नूडल्स है ना वो ही बन चुका है। अब मार्स के लोगों को डिफ्रेंशिएट करना आता है बुक्स में, सैंडविचेस में, सब पता है उन्हें बुक्स क्या है। एंड इवन मार्स के ऊपर एक लाइब्रेरी भी खुल रखी हैगी। बट आज भी मार्स के लोग एक बुक से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो है हमारी यही मदर गूस, ओके। तो विद दिस गाइस ये बहुत ही ह्यूमरस सा प्ले एंड होता है, और इसके साथ सो विद दिस गाइस फाइनली हमारी बुक 2 जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ये कंप्लीट हो चुकी है। सभी राइटर्स का नेम कमेंट नहीं करा तो अभी करो, एक पूरा लाइन बनाओ, हर एक राइटर का कमेंट करना है आपको नाम विद गुड स्पेलिंग, ग्रेट स्पेलिंग, बिल्कुल राइट स्पेलिंग। बाकी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके रखना, उसका प्रिंट आउट निकलवाना, क्वेश्चन पैक के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां पोएम प्रैक्टिस करेंगे इन वन शॉट। सो गो एंड चेक आउट द चैनल, वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी 10th इंग्लिश की, वहां पे हमारे वन शॉट भी मिल जाएंगे एंड बाकी इंग्लिश का पूरा जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ कॉन्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, यू कैन गो एंड एक्सेस इट। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।